हेलो दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं, जो कि आज तक आप लोगों ने ऐसी क्लास नहीं देखी होगी। बहुत ही अलग, सबसे डिफरेंट, और भी पीपीटी के माध्यम से हम आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्लास देने वाले हैं। आज की क्लास में आपको बहुत कंप्लीट जो है यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में समझना है, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो आप वहाँ पे एग्जाम में जाते हैं, जब बैठते हैं तो वहाँ पे अच्छे से कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपसे छूट जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ पे आपको देखने को ना मिले। हम सारे के सारे टॉपिक को फिनिश करेंगे यहाँ पे, और एक 1 शॉट में आपको हम यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो सरकारी गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी हो गया आपका यहाँ पे, उसके बाद फिर एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, केवीएस एनवीएस एग्जाम हो गया। उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पे हमारे वीडियो को कंटिन्यू प्लेलिस्ट में जा करके बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उन सबको भी देखिएगा, ताकि आपके हर एक 2026 में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है या आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स हैं, उन सब को आप अच्छे से वहां पे क्रैक कर पाओ मेरे भाई। तो आप चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी शायरी आपको हम बोलना चाहेंगे कि लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं टिकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास हमारी है होने वाली है, वह क्लास हमारी आज की शुरू होने वाली है। ये देखिए मानव श्वसन तंत्र क्या है, यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र। अब यहाँ पे भाई हम पूरी एनसीईआरटी बेस पे हम यहाँ पे क्लास लेकर के आ गए हैं आपके सामने। एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे अंकित अकेडमी, आपको अंकित अकेडमी पे एनसीईआरटी बेस्ड बायोलॉजी सब्जेक्ट का यहाँ पे पूरा कंप्लीट आपको जो है क्लास यहाँ पे मिलेगी मेरे भाई। कोई भी चीज़ें यहाँ पे छूटने वाली नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इसे कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, या हम सभी जो है यहाँ पे, हम यहाँ खड़े हैं, आप जहाँ पे भी होंगे, हर कोई, अगर यही रिस्पायरेटरी सिस्टम ना होता तो शायद हम सभी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, अपने आप को जिंदा नहीं रह पाते। क्योंकि रिस्पायरेटरी सिस्टम हमें हेल्प करता है हमें सांस लेने में, और जब हम सांस लेते हैं ना तो अभी हम जाकर के जिंदा हैं। अगर किसी का भी देखिए सांस रोक दीजिए 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, उस इंसान की मौत हो जाएगी मेरे भाई। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को नहीं समझ पाए तो बाकी चैप्टर को हम समझ करके क्या करेंगे। तो यहाँ पे भाई देखिए, यहाँ पे अब देखिए इसके जो है यहाँ पे संरचना के बारे में, इसके संरचना के बारे में आप देखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके संरचना के बारे में हम सभी जो है यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। संरचना इसका जो है यहाँ पे देखिए, पहला हमारा है रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है। रिस्पायरेशन क्या होता है, वीएस यहाँ पे श्वासोच्छ्वास। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिएगा, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है हमारा जो मानव श्वसन तंत्र है। मानव श्वसन तंत्र का देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2 साइड में 2 हमारे लंग्स होते हैं, और लंग्स को वहाँ पे जोड़ने में बहुत सारे अहम भूमिका निभाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आर्गन्स भी होते हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। लेकिन ये दिखने में तो अभी यहाँ छोटा दिख रहा है आपको, ठीक है, बहुत सारे आर्गन्स अभी इसमें नहीं इंक्लूड हैं, लेकिन आगे चल करके हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये इसका संरचना है, आकार है, और आगे का जो है हम आगे चीजें आपको समझाने जा रहे हैं। जो ये देखिए यहाँ पे हमारा आता है श्वसन यानी रिस्पायरेशन, और यहाँ पे एक होता है और एक दूसरा होता है श्वासोच्छ्वास होता है, जिसे कहते हैं ब्रीथिंग। क्या कहते हैं इसे मेरे भाई, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे ब्रीथिंग क्या होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम रिस्पायरेशन के बारे में जानेंगे कि श्वसन क्या होता है, ठीक है। देखिए ब्रीथिंग क्या होता है, जब हम सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि भैया यहाँ पे श्वासोच्छ्वास यानी क्या होता है, यानी ब्रीथिंग क्या होता है, और रिस्पायरेशन क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे श्वासोच्छ्वास, ये दोनों स्ट्रक्चर इधर भी है और इधर भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग क्या है, जो सांस लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मेरे भाई कि यहाँ पे हमें मतलब ये श्वासोच्छ्वास, सॉरी ब्रीथिंग हमारा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रीथिंग है, जिसे हिंदी में बोलते हैं श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, और रिस्पायरेशन जो होता है वो आपका हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। लेकिन जबकि यहाँ पे ब्रीथिंग आपका क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे देखिएगा हम आपको नीचे भी बता रहे हैं, यह एक भौतिक क्रिया है। श्वासोच्छ्वास क्या है, यहाँ पे ब्रीथिंग क्या है, यह एक भौतिक क्रिया है, यानी यह फिजिकल एक प्रोसेस है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, इसमें गैसों का क्या होता है, यहाँ पे आदान प्रदान भी होता है, गैसों का यहाँ पे आदान प्रदान भी होता है। तीसरा चीज़ यहाँ पे होता है O2 अंदर लेना और CO2 बाहर निकालना होता है। तो जैसे हम अभी सांस ले रहे हैं, जैसे हम देखिए
ऐसे सांस ले रहे हैं, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सांस को छोड़ रहे हैं ना, ऐसे सांस को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सांस लेना और सांस छोड़ना, ये क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने बता दिया, O2 और CO2 को बाहर और अंदर लेना, ये चीज़ें आपका होता है, और उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ये हमारा हो गया ब्रीथिंग। अब आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे रिस्पायरेशन के बारे में जानते हैं। रिस्पायरेशन क्या होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं यहाँ पे हमारा ये रिस्पायरेशन जिसे कहते हैं श्वसन, और ये श्वसन जो होता है हमारा, यह होता है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। यह क्या है, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसे कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई, बायोकेमिकल प्रोसेस। देखिए ये फिजिकल प्रोसेस है, ये मतलब हमारा फिजिकल है, भौतिक क्रिया है, लेकिन बायोकेमिकल प्रोसेस जो है यहाँ पे हमारा ये क्या है, इधर रिस्पायरेशन वाला होता है। ठीक है, अब इसमें आपको समझना है कि इसमें जो है भोजन, जैसे कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, जो भोजन हम खाते हैं ना, वो फिर ग्लूकोज के फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे ये भोजन जो होता है ना, ग्लूकोज का फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज भी ब्रेकडाउन हो करके वह भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी वहाँ उसी फूड से, उसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पे इसमें भोजन यानी ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण होता है, और जो ऑक्सीकरण होता है उसके साथ साथ में ऊर्जा जो है एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। ऊर्जा जो होती है ना, वो किस फॉर्म में हमें मिलती है, एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, एटीपी का फुल फॉर्म ये होता है यहाँ पे एडेनोसिन, ए फॉर एडेनो, टी फॉर ट्राई, फी फॉर फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट यहाँ पे इसका फुल नेम होता है। मतलब कहने का ये है कि जब रिस्पायरेशन होता है तो उसमें जो भी हम फूड खाए रहते हैं वो फूड ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेकडाउन हुआ रहता है ऑलरेडी, फिर वो सेल के पास जब ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉडी में क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन को ही कहते हैं यहाँ पे हमारा जो है ऑक्सीकरण। ठीक है, और ऑक्सीकरण जब होता है तो उस समय वहाँ पे क्या होता है, वो फूड जो है बिल्कुल वहाँ पे एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे किस किस प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, वहाँ पे फॉर्म करता है ऊर्जा का, यानी एटीपी का। ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी H2O, CO2 और प्लस वहाँ पे हमारा जो है ये ऊर्जा, ये तीन चीज़ें जो है हमारा मिलता है जब रिस्पायरेशन होता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई आप सभी का। ये पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये यहाँ पे है, एक दूसरे से सांस ले रहे हैं, यहाँ पे दो अपने लंग्स के द्वारा लेते हैं, लंग्स हमारा, लंग्स में सारा हमारा एयर जो होता है वो स्टोर होता है, नोज के थ्रू हम सांस लेते हैं, और नोज के थ्रू जब सांस लेते हैं तो पूरा का पूरा हमारा अंदर की तरफ जाता है, लंग्स में जाकर के स्टोर होता है, वहाँ से ब्लड के माध्यम से बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका यहाँ पे ब्रीथिंग का, और इधर आपको मैंने रिस्पायरेशन का भी बता दिया। देखिए ब्रीथिंग का बस नॉर्मली ऐसे जनरली बस हमारे लंग्स तक जाता है एयर गया, यानी हमारा ये O2 गया, ऑक्सीजन गया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या वो बाहर निकल आया, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे सेल के अंदर में पाए जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिकांग, जैसे आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें गोल्जी बॉडी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया के ही अंदर में जो है फूड का वहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, जो आप एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट में हमें वहाँ पे ऊर्जा मिलती है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई आप लोगों को। अब देखिएगा एक शब्द आता है, यानी यहाँ पे जो श्वसन शब्द है आपका ना, जो श्वसन शब्द है, श्वसन शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर किसी ने किया था तो वह सर्वप्रथम जो है यहाँ पे ड्यूट्रोचेट, ठीक है, यहाँ पे ड्यूट्रोचेट ने किया था। कितने किया था, ड्यूट्रोचेट, DUTROCHET, ड्यूट्रोचेट ने यहाँ पे क्या किया था, श्वसन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से आपको मैंने सारी चीजें समझा दी है। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब एटीपी सब सारी चीज़ें हैं इसमें। देखिए ये सेल हमारा है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब भैया आप बढ़ते हैं आगे की तरफ, आप लोगों को नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए श्वसन की जो क्रिया है वो किस तरीके से होती है। हम आपको यहाँ पे आरेख के माध्यम से बताते हैं कि एक जो है श्वसन होता है, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो सांस जो है लेते हैं तो वो किस तरीके से है, मतलब ना इस चीज़ को समझना है। अब देखिए इस आरेख के माध्यम से हमें समझ लें। सबसे पहले देखिए बाहरी वायुमंडल है, ये बाहरी वायुमंडल में ही हमारा एयर पूरा प्रेजेंस होता है, ठीक है, पाया जाता है। अब उससे ही हम अपने बॉडी में जो है ऑक्सीजन लेते हैं। तो यहाँ पे बाहरी वायुमंडल से जो है O2 को हम O2 युक्त वायु लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ आएगा, श्वास मार्ग में आएगा। कहाँ आएगा, श्वास मार्ग, ठीक है। हमारे मतलब वहाँ पे नोज के माध्यम से अंदर जाएगा, अंदर यहाँ पे श्वास मार्ग है।
तो इसी से होते हुए अंदर जाएगा। अंदर जाने का मतलब कहाँ जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा। ये आप गया, ठीक है। पहला तो प्रोसेस ये हो गया, उसके बाद दूसरा प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस ये हो गया, उसके बाद फेफड़े में आता है। फेफड़े से फिर कहाँ जाता है, ये फेफड़े से देखिए यहाँ पे ये रक्त में जाता है। कहाँ जाता है, फेफड़े से रक्त में जाता है। अब फेफड़े से रक्त में जाना ये क्या कहलाता है, विसर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रोसेस विसर्जन कहलाता है। आपको इतनी चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये विसर्जन होता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा विसर्जन होता है। अब विसर्जन होने के बाद रक्त में आया, फिर रक्त क्या करता है, रक्त दो चीजें काम करता है। यहाँ पे देखिए दो गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंजिंग होता है, ठीक है। जैसे ये फेफड़े से जो हमारा ऑक्सीजन जो है आया कहाँ पे, रक्त में आ गया, ठीक है। रक्त जो होगा यानी रक्त का मतलब ब्लड हो गया, और ये ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, लेकिन यहीं पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ देगा। अब देखिए ऑक्सीजन को ले लिया यहाँ पे रक्त में, और फिर रक्त क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना भी क्या कहलाता है, यहाँ पे विसर्जन। ये इधर से निकल करके ये अब कहाँ गया, ये फिर से फेफड़े में चला गया। मतलब आपकी बॉडी के सारे सेल्स जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के माध्यम से हमारे लंग्स में आया था, ठीक है, तो उस लंग्स में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स ने ले लिया और फिर से वहाँ पे ऑक्सीजन को फिर ब्लड को दे दिया, ठीक है। इसी को जो है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो है ऐसी ही प्रोसेस जो हमारा ब्लड जो होता है वह इसी तरीके से जो है यहाँ पे वो प्योर होता रहता है, ठीक है। इम्प्योर से क्या हो जाता है, वो वहाँ पे प्योर हो जाता है। तो यही होता है इसका प्रोसेस। अब देखिए आगे जब यहाँ पे रक्त में गया, रक्त से क्या यहाँ आएगा, यहाँ पूरे सेल में आएगा। अब ये सेल में आया, सेल में आने के बाद अब यहाँ पे देखिए O2 की उपस्थिति में, O2 की उपस्थिति में जो है, O2 की उपस्थिति में भोजन का जो ऑक्सीकरण कैसे होता है, जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है, अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है क्या भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो कब होता है और कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए जब हमारे जो सेल होता है उस सेल के पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई सेल है, और इसी सेल के अंदर, ठीक है, इसी सेल के अंदर क्या है, यहाँ पे मान लीजिए फूड क्या है, स्टोर है, ऑलरेडी से फूड स्टोर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गया, क्या है, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन आएगा ना फूड के पास, तो वहाँ पे दोनों एक प्रोसेस होगा जिससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अभी मैंने इसके पहले बताया था, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यानी यहाँ पे CO2 होता है फॉर्म, ठीक है, यहाँ CO2 फॉर्म होता है, फिर H2O फॉर्म होता है, उसके बाद यहाँ पे ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और यहाँ पे H2O क्या है, यहाँ पे वाटर है, और तीसरा आपका यहाँ पे ATP क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जिसे कहते हैं ऊर्जा, जिसे यहाँ पे कहते हैं ऊर्जा। ये तीन चीज़ जो है ऑक्सीडेशन में, यानी जो वहाँ पे भोजन का एक तरीके से कह लेते हैं हम ऑक्सीकरण होता है, उसमें जो है ये तीन चीज़ें जो है प्राप्त होती हैं हमें, CO2, H2O और ATP। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ब्लड के माध्यम से लंग्स में चला जाता है और वहाँ से फिर उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। वाटर भी होता है, वह ब्लड के साथ में कहाँ चला आता है, हमारी किडनी में, और किडनी उस वाटर को, वेस्ट वाटर को बॉडी से बाहर निकाल देती है। और फिर कार्बन यहाँ पे ATP होता है जिसे ऊर्जा कहते हैं, एंडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो होता है हमारे बॉडी के सभी पार्ट में जहाँ एनर्जी की नीड होती है, हमारी मसल्स वगैरह को, वहाँ पे ये चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी इनका यहाँ पे परिवहन होता है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। तो ये था श्वसन की क्रिया का आरेखी चित्र। अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर से यहाँ पे फेफड़े में ये जो ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक दूसरे का क्या होता है, यहाँ पे आदान प्रदान होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतना जानते रहिए, ठीक है। जब फेफड़े से ऑक्सीजन, जब फेफड़े से ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है तो हमारा ब्लड क्या होता है, वो वहाँ पे प्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे प्योर हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें मिल जाता है बाई सेल के द्वारा, वैसे ही यह ब्लड हमारा क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। तो आप लोगों को इतना सारा चीज़ समझना होगा, और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे बताना होगा। चलिए भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, टॉपिक। अब यहाँ पे देखते हैं फिर मानव श्वसन तंत्र की संरचना जो है, मानव श्वसन तंत्र की जो संरचना है वह कुछ अलग से स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट दिखता है। डिफरेंट दिखने का मतलब जैसे अभी इसके पहले वाला जो मैंने स्टार्टिंग में फिगर आपको दिखाया था, सेम वैसे ही होता है। सेम क्या होता है वहाँ पे, वैसे ही होता है। मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जो है यही हमारा मानव श्वसन तंत्र है, और इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अब इनके अंदर जो है, देखिए इनके अंदर जो है, यहाँ पे इसके अंदर जो है जो जो ऑर्गन्स हैं किस तरीके से हैं, उसी के एक एक के बारे में हम आगे वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको दिखिएगा यहाँ पे
ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बढ़िया से यहाँ पे समझेंगे। देखिए सबसे पहले जो होता है यहाँ पे हमारा मानो लैरिक्स होता है, जिसे कहते हैं ह्यूमन लैरिक्स, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ह्यूमन लैरिक्स, ठीक है। ह्यूमन लैरिक्स का मतलब यहाँ पे ये हो गया, जैसे आप सभी गले के पास में यहाँ पे ना, यहाँ पे, ठीक है, गले के पास में यहाँ उभार जैसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं एडम एप्पल। क्या कहते हैं इसे? एडम एप्पल कहते हैं। हम आपको बगल में राइट भी कर देते हैं, यहाँ पे कहते हैं इसे एडम एप्पल, ठीक है, एडम एप्पल भी कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं इसे एडम एप्पल। ये उभार जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो ये उभार जैसा स्ट्रक्चर होता है पता, इसी के अंदर मतलब, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लैरिक्स पाया जाता है। और ये लैरिक्स जो होता है ना, यहाँ पे इसे दूसरे भाषा में अगर हम बोलें तो यहाँ पे इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं या इंग्लिश में, और दूसरे हिंदी भाषा में अगर हम बोलेंगे इसे तो स्वर यंत्र भी कहते हैं। यानी हमारी जो आवाज़ होती है ना, यहीं से निकलती है, हमारी आवाज़ जो होती है ये यहीं से निकलती है। ये आप भाग देख रहे हैं ना, यहाँ ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा भाग, यहीं से हमारी क्या होती है, आवाज़ निकलती है, हमारा स्वर जो होता है निकलता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज़ कहाँ से निकल रही है, यहीं से निकल रही है। तो ये इसे कहते हैं स्वर कंठ कह सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और उसके साथ साथ में जो है यहाँ पे इसे स्वर यंत्र भी कह सकते हैं या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यह ध्वनि उत्पादन में सहायक है। यह किस में सहायक है? यह ध्वनि उत्पादन में सहायक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर यही नहीं होता ना तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बोल नहीं पाते, हमारी आवाज़ जो होती है ना वो वहाँ पे निकल ही नहीं पाती। तो स्वर का अगर कहीं निर्माण होता है, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं न कहीं यहीं से हो रहा है, यानी यही हमारा स्वर यंत्र ही जो है आवाज़ को हमारे निकालने का काम करता है। अब देखिएगा एडम एप्पल जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये एडम एप्पल ऊपर जो उभार जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये दो चीज तरीके से होता है, जैसे एक मेल में अगर हम देखेंगे तो उसमें ज़्यादा निकला होता है, फीमेल में कम निकला होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, फीमेल में भी कुछ ऐसी फीमेल होती हैं उनमें भी ये ग्रोथ कर जाता है, और कुछ मेल हैं उनमें भी कम होता है। तो दो तरीके से ऐसे होते हैं। तो अब जिसका जैसा वहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, या वहाँ पे उनके जेनेटिकली भी, मतलब एक तरीके से जेनेटिकली नहीं कहेंगे, ऐसे ही मतलब उनके बॉडी शेप के हिसाब से उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे उनके पेरेंट्स में भी होता है, कभी कभी उनमें हो जाता है, उनका ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, उनकी एक कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके भी कारण ऐसा चीज़ें होती हैं ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एडम एप्पल सबकी साइज अपनी छोटी बड़ी या ज़्यादा कम, वो आपको जो है मेल या फीमेल में उनके बॉडी के डेली हैबिचुअल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोगों को, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट आपका है वाई कोस्टिका, जिसे कहते हैं एल्विवली। क्या कहते हैं यहाँ पे मेरे भाई? यहाँ पे बोलते हैं एल्विवली, जिसे बोलते हैं वाई कोस्टिका। वाई कोस्टिका क्या होती है? वाई कोस्टिका में क्या होता है यहाँ पे, जैसा कि जो हमारा ये लंग्स है, ठीक है, लंग्स कितने होते हैं हमारे? दो होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। तो राइट जो होता है हमारा, वो लेफ्ट जो होता है, दोनों में ना एक पतली सी ब्रांच गई होती है, एक पतली सी ब्रांच गई होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको उसके पहले वाले में दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे फिगर में। तो यहाँ पे समझ लीजिए उसमें पतली ब्रांच होती है, लेकिन उसके अंदर भी वो पतली ब्रांच आगे जा करके ना वो स्पैंड होती है, मतलब फैलती भी है। जैसे बैलून आप लोगों ने देखा होगा, बैलून के जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। जैसे देखिए ये ब्रांच सारी है, पतली पतली सी पतलियाँ पाइप है, और इस पाइप के थ्रू यहाँ पे आगे ये जो है राउंड लाइक ऐसे गोले गोले आकार में यहाँ पे ओपन हुई है ना, इनका शेप जो है गोला है, एकदम बिल्कुल बैलून के जैसा है, ठीक है। क्यों है बैलून के जैसा? क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो ये वाई कोस्टिका है यानी एल्विवली है, ये सब के सब जो है यहाँ पे ये छोटा छोटा जो है, लेकिन इसी में जो है एयर जो होता है वह स्टोर होता है। जैसे हम सांस लेते हैं, देखिएगा ऐसे सांस लिए, अब सांस क्या हुआ, हमारा जो ऑक्सीजन है वह एयर कहाँ गया? अंदर गया हमारे लंग्स में, और लंग्स में जब जाएगा तो हमारा चेस्ट क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और जब चेस्ट फूलेगा तो इसका मतलब हमारा उसमें एयर भर गया है। और एयर कहाँ आके भरता है? ये इसी एयर बॉक्स में, ये आप कह सकते हैं इसको एयर बॉक्स। जो हमारा एल्विवली है ये हमारा एयर बॉक्स है, इसी एयर बॉक्स में आकर के भर जाता है, ठीक है। जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे ऐसे राउंड लाइक शेप में दिखता है। तो ये देखिए इधर से आ रहा है ये पूरा का पूरा, ठीक है, एक तरफ से ऑक्सीजन आएगा, एक तरफ से इसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। आर्टरी हमेशा जो होती है, जितनी भी आर्टरी होती हैं, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती हैं हमारी वो क्या कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे करती है। देखिए ये आपका ब्लू कलर में है, ये वेन्स है, और जो रेड कलर में वो आपकी आर्टरी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए O2, ठीक है, यहाँ पे है CO2 है, और इस तरीके से यहाँ पे इसको बोलते हैं एल्विवली यानी वाई कोस्टिका कहते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे भी थोड़ा सा है, हम आपको बता देते हैं। फेफड़े की कार्यात्मक इकाई, फेफड़े की क्या है यहाँ पे? कार्यात्मक इकाई है,
ठीक है, फेफड़े की क्या है यहाँ पे कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। और उसके साथ साथ में यह गैसों का जो है विनिमय यानी गैस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्वेोली का क्या फंक्शन होता है, तो आपको बोलना है यह गैसों का क्या है विनिमय करता है यानी आदान प्रदान करता है। और इसमें जो है ये हमारे जो फेफड़े का होता है ये एक कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे देना है और अच्छे से इनको आपको यहाँ पे समझ लेना है। ये यानी मतलब सबसे छोटी इकाई अगर बोला जाएगा तो फेफड़े का कौन है, वो होता है हमारा एल्वेओली होता है, जो सबसे छोटा यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से यहाँ पे, ठीक है, दिखा दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा है आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे लास्ट तक प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आपको हम कवर करने वाले हैं इस क्लास में। देखिए अलग लग रहा है कि नहीं, आपको हर एक क्लास से आपको अलग लग रहा होगा, दिख रहा होगा। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे जानने में बहुत, देखिए अब देखिए हम बातें करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे की तरफ ना। देखिए जो स्ट्रक्चर अभी आपको मैंने वहाँ पे एल्वेओली का दिखाया है उसी में देखिए यहाँ पे एल्वेओली यही था। एल्वेओली देखिए यहाँ पे इसमें देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे एल्वेओली राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा हमारे ह्यूमन का क्या है, पूरा यहाँ पे लंग्स यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा एक साथ में फिगर है। देखिए सबसे पहले अगर हम कोई भी अंदर की तरफ सांस लेता है तो वो नसल कैविटी के माध्यम से लेता है। कहाँ से लेता है, हमारी नसल कैविटी होती है यहाँ ऊपर, ये पूरा नॉन नसल कैविटी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है यहाँ पे फेरिक्स, जो पहला हमारा क्या होता है यहाँ पे नसिका होता है, पहला हमारा क्या होता है यहाँ पे नसिका होता है। मैं आप लोगों को हिंदी में भी यहाँ पे राइट करके पूरा अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। हिंदी में बता देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक इसके बगल में भी मैं आपको कहिए तो फिर यहाँ पे फिगर नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक अच्छे से जो है यहाँ पे कुछ चीज़ों को हिंदी में भी राइट करके आपको बता देता हूँ। पहला देखिए यहाँ पे भाग क्या होता है, पहला यहाँ पे जो होता है वो नसिका होता है, ठीक है। पहला जो होता है नसिका होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेर्स। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं यहाँ पे, नेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम आपको यहाँ पे नेट्स कहते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे नासा मार्ग, क्या होता है यहाँ पे नासा मार्ग, ठीक है, नासा मार्ग होता है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे यहाँ पे नसल, ठीक है। नसल पैसेज, ठीक है, नसल यहाँ पे पैसेज, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद फिर से यहाँ पे हम जानेंगे, नेक्स्ट आपका होता है ग्रसनी। नेक्स्ट आपका होता है तीसरा नंबर यहाँ पे होता है क्या, ग्रसनी होता है, ठीक है, ग्रसनी होता है, ठीक है, ग्रसनी होता है जिसे बोलते हैं यहाँ पे हम फेरिक्स, ठीक है। हाँ ये होता है यहाँ पे फेरिक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे फेरिक्स होता है। अब इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम जानेंगे नेक्स्ट आपका होता है यहाँ पे ये हमारा है लैरिक्स, जिसे कंठ कहते हैं। क्या है यहाँ पे आपका कंठ है जो, ठीक है, कंठ है यहाँ पे, ये रॉन्ग हो गया, मैं फिर से राइट कर देता हूँ, ठीक है। कंठ है यहाँ पे और ये इसे कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, लैरिक्स, ठीक है, लैरिक्स हो गया, लैरिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे हम बताते हैं नेक्स्ट आपका होता है श्वास नली होता है, ठीक है। पांचवा होता है आपका यहाँ पे क्या है, श्वास नली, ठीक है, श्वास नली होता है। और उसके बाद इसे कहते हैं हम यहाँ पे ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम यहाँ पे ट्रेकिया कहते हैं। आप उधर इंग्लिश में भी दिया था, इधर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में फिर से कर दे रहा हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब आप लोगों को यहाँ पे जानना है, फिर यहाँ पे होता है आपका श्वसनीय, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे श्वसनीय होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे श्वसनीय होता है। और जिसे कहते हैं यहाँ पे ब्रॉन्ची, क्या कहते हैं यहाँ पे ब्रॉन्ची, BRONCHI, ठीक है, ब्रॉन्ची कहते हैं। अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इतना आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इस फिगर में हम समझते हैं पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिएगा पहला आपका यहाँ पे क्या है, नसिका से हमारा शुरू होता है ना, नसिका से जो है हम एयर को अपने अंदर के साइड में इंटर ले करते हैं, मतलब यहाँ पे लेते हैं अंदर साइड में, जैसे नाक होता है, नाक के माध्यम से लेते हैं। अब जब नाक के माध्यम से हम अंदर की तरफ लेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे हमारा जो नोज होता है ना, जो हमारा क्या होता है नोज होता है, नोज का मतलब यहाँ पे ये हमारा नासा मार्ग, ठीक है, नसल पैसेज जिसे कहते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे हमारी श्लेष्मा ग्लैंड पाई जाती है। क्या होती है, श्लेष्मा हमारी यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, श्लेष्मा पाया जाता है। जो श्लेष्मा क्या करता है, म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, किसका, म्यूकस का। मैं राइट कर देता हूँ आपको नीचे ही यहाँ पे ना, म्यूकस, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पे
म्यूकस जो होता है ना, ये म्यूकस होता है, और साथ साथ में इसमें ना, म्यूकस के साथ में यहाँ पे हमारी सेबेसियस ग्लैंड भी होती है। कौन सी ग्लैंड होती है यहाँ पे? सेबेसियस ग्लैंड भी, जिसे कहते हैं तेल, ठीक, तैली ग्लैंड। अब उसके साथ साथ में फिर से वहाँ पे हमारी जो है, वहाँ पे ये हमारी स्वीट ग्लैंड भी होती है। क्या होती है? स्वीट ग्लैंड भी होती है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी चीज़ें हम जैसे सांस ले रहे हैं, एयर के साथ में बहुत सारा डस्ट भी जा सकता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, वहाँ पे जब जाएगा तो उस समय क्या होगा, हमारी नाक में क्या होता है, वहाँ पे जो स्लैश हमारी म्यूकस होते हैं ना, वो बिल्कुल चिपचिपा सा वहाँ पे पानी के जैसा थोड़ा सा निकलता है, जो उनकी लेयर में वहाँ अंदर लगा रहता है, इनर साइड लेयर में लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है, हमारे जितने भी डस्ट वगैरह जाते हैं या हमारे बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं, और जैसे डस्ट वगैरह जाते हैं उससे चिपक जाते हैं, और उसी के अंदर में हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? हेयर भी। नासा मार्ग में क्या होता है, यहाँ पे हेयर भी होता है। हेयर्स क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे बड़े पार्टिकल्स हो गए हमारे डस्ट के, ठीक है, वो हो गया, या कोई भी इन बैक्टीरिया वगैरह हो गया, या कुछ वहाँ पे हमारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे वहाँ पे छोटे से फ्लाई करके अगर नाक के अंदर में हलना चाहें तो प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे हेयर होता है। कहाँ पे? यहाँ पे नोज में जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेयर होता है। और हेयर्स आप लोगों ने देखा होगा, हेयर्स को जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आप कभी हेयर्स को कट भी करते हो, क्योंकि लेकिन उनको कट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो हमारे बॉडी में बहुत सारी चीज़ों को जाने से रोकते हैं, ठीक है, लंग्स में। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका, यहाँ पे ये हो गया म्यूकस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और यहाँ पे सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्वीट ग्लैंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि हमारे नोज को, जो हमारी नसेज यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा नासा मार्ग यानी नसल पैसेज है, इन सब को वो हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि नासा मार्ग बहुत हमारा हेल्प करता है, ठीक है। अब आगे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया नहीं जाने पाया, और ना ही जो है यहाँ पे कोई भी डस्ट वगैरह, ना कुछ और चीज़ ऐसी जा पाएगा, सिर्फ क्या पास करेगा, एयर पास करेगा, और एयर बहुत बढ़िया से हमारे लंग्स में जाएगा, जिससे कि वो पूरा क्लीन होगा, पूरा साफ होगा। मतलब उस एयर का फिल्ट्रेशन जो है अगर कोई कर रहा है तो ये हमारा नासा मार्ग कर दे रहा है। इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगे, आई होप बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पे नेक्स्ट आपका आता है ग्रसनी, ठीक है, ये आपका है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होता है, जिसे फेरिक्स कहते हैं। देखिए ग्रसनी जो होता है हमारा, यहाँ पे फेरिक्स जो होता है, यहाँ पे इसी के अंदर, मतलब इसी के जो है यहाँ अंदर होता है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये बस स्ट्रक्चर ऐसे ही दे दिया है, तो यहाँ पे अंदर होता है, ये फेरिक्स होता है। फेरिक्स जो होता है ना, यहाँ पे दो तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक तो हमारा मुख होता है, इधर से मुख आता है, इधर यही है हमारा, ठीक है, फेरिक्स। अब यहाँ पे क्या काम करता है, यहाँ पे ना, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस भी हमारे अंदर लंग्स में जाती है, और जब हम भोजन करते हैं तो भोजन भी हमारे बॉडी के अंदर जाती है। तो जो सांस वाली एक पाइप होती है, एक पाइप किसकी होती है, सांस की होती है, जिसे श्वास नली भी बोलते हैं, और एक भोजन की होती है, जिसे क्या कहते हैं वहाँ पे, आहार नली बोलते हैं, ठीक है। तो दो जो आपको नली यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी दो पतली पतली पाइपें हैं, और ये पतली पतली पाइपें कौन सी है, देखिए यहाँ पे जो सांस ले रहे हैं, ये आपका ये स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स में आता है, और दूसरा वाला जो माउथ से होता है कनेक्टेड, वो इस तरीके से होते हुए ये बॉडी के अंदर, यहाँ पे होते हुए बॉडी के अंदर हमारे यहाँ पे स्टमक में आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से यहाँ समझना है कि मतलब जब हम सांस लेते हैं और इधर हम भोजन भी खाते हैं, तो दोनों का जो दोनों पाइपें हैं ना, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, दूसरे से क्या करते हैं, वहाँ पे क्रॉस करते हैं, और क्रॉस करने वाला वो स्थान कौन सा होता है, हमारी ग्रसनी होती है। तो ग्रसनी यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैनेज करती है, यानी दोनों का एक तरीके से कह लें, यहाँ पे एक ज्वाइंट भी है, और एक तरीके से वहीं से जो है एक तरीके से एक पतली पाइप निकलती है जो हमारे स्टमक में जाती है, आमाशय में, और एक हमारा जो होता है वो लंग्स में जाता है। तो ये आपका ये वाला भाग हो गया यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये ऊपर इसके थोड़ा सा ऊपर, जो कहाँ, जहाँ कंठ हमारा है, कंठ के जस्ट ऊपर यहाँ पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका हो जाता है ग्रसनी का। ग्रसनी का काम यही होता है, ठीक है, दोनों को मैनेज करना। अब कभी कभी हम खाना खाते हैं तो छींक भी आ जाती है, तो कभी कभी क्या होता है, खाना वाला भोजन जो होता है ना, वो हमारे उसमें, जैसे हमारा जो लंग्स है ना, उस लंग्स वाले पतली पाइप में जाने लगता है। जब जाने लगता है तो वहीं पर हमें छींक आती है तुरंत, सॉरी खांसी आती है, और खांसी जब आती है तो उस वक्त क्या करते हैं, हम खांसते हैं तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब दूसरा आपका आता है नेक्स्ट, कंठ होता है। कंठ का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे इसको भी जानिए। कंठ जो होता है यहाँ पे, अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्वर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये स्वर, यानी हम जो बोलते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं, हमारा स्वर जो होता है यहीं से निकलता है, ठीक है, हमारी ध्वनि जो होती है निकलती है तो वो कंठ से ही निकलती है। तो कंठ का यहाँ पे ये काम होता है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एडम एप्पल भी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, उसके बारे में आप लोग जान ही चुके हैं। अब उसके बाद आती है श्वास नली, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया वाला भाग देखिए ये वाला है, ये जो देखिए मोटा सा पतला सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को ट्रेकिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेकिया बोलते हैं।
अब देखिए, ये ट्रैकिया जो होता है ना, यही मेरे भाई, ट्रैकिया जो होता है ये एक छल्ले ऐसे उसके अंदर, उसके बाहर साइड में वो छल्ले से घिरा होता है। मतलब ना, जैसे एक आप मतलब ऐसे पेड़ ले लीजिए, एक डंडी ले लीजिए, उस डंडी के चारों तरफ क्या हो, एक रस्सा उसके ऊपर लपेट दीजिए ऐसे से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक तरीके से लगेगा कि उसको चारों तरफ से वो घेरी हुई है ना। तो वैसे ही जो है यहाँ पे छल्ले के जैसा हमारा यहाँ पे जो गला होता है, गर्दन होता है, इस गर्दन में जो है ऐसे छल्ले लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ट्रैकिया कहते हैं। अब ये छल्ला जो होता है ना, इस छल्ले का नाम जो है आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, देखिए ये छल्ला जो होता है ना, इस छल्ले को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो काम होता है ना, वह होता है कि जहाँ की हमारी ये पतली जो पाइप नहीं है, ये पतली पाइप यानी, ठीक है, उस पतली पाइप में जो श्वास नली है वो दबने ना पाए, और अगर वो दब गई ना किसी माध्यम से या किसी चीज़ों से, तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा फिर। ठीक है, तब दिक्कत हो जाएगी, फिर इस इंसान की मौत हो सकती है। इसलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये पतली से छल्ले जो है लगे होते हैं, वो जल्दी वो दबते नहीं अंदर, वहाँ पे दबते नहीं है, और जब दबेंगे नहीं तो फिर कोई चीज़ें वहाँ पे नहीं होगी। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। आप सारा अपने नोट्स में लिखते भी जाइएगा, और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल, जो वीडियो है, वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में वहाँ लिंक को भी हम डाल देंगे। साथ में आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा अंकित एकेडमी के नाम से, उस पर भी जाकर के आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको ये मैंने चीज़ें समझा दी। अब उसके बाद आता है श्वास नली, ट्रैकिया भी बता दिया मैंने, ये ट्रैकिया आपका इधर है, हो गया ये पतली पतली सी पाइप वाला। ठीक है, अब आगे आता है यहाँ पे श्वसनीय, ठीक है, ब्रांची, क्या कहते हैं इसे, ब्रांची। ब्रांची का मतलब हो गया ये जब हमारा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आगे चल करके ओपन होता है, मतलब आगे चल करके ये कई भागों में डिवाइड हो जाता है, यानी दो भागों में डिवाइड, एक लेफ्ट लंग्स को जाता है, एक राइट लंग्स को जाता है। जब यहाँ पे दोनों जाता है तो इसके बाद इधर निकलता है, इधर निकलने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे ब्रांची, ब्रांची का मतलब ये पतली पतली सी जो पाइप दिख रही है आपको, ये हमारी ब्रांची है। ठीक है, और उसमें जो छोटा सा बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं ब्रांचियोल्स बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो बड़ा बड़ा भाग होता है उसे बोलते हैं एल्वियोली। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आपको चीज़ों को दिखाया गया है, फिगर के माध्यम से हम यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, ये वाला आपका एल्वियोली हो गया, और ये ब्रांचियोल्स हो गया, ये ब्रांची हो गया, मतलब ये बड़ा भाग जो दिख रहा है उसको एल्वियोली कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, एल्वियोली कहेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो उसके ऊपर वाला भाग है, ये वाला, ये छोटा छोटा भाग इससे छोटा है साइज में, वो भी बैलून के ही जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, उसको बोलते हैं ब्रांचियोल्स। ठीक है, उसके ऊपर एक पतली सी पाइप जिस जैसे दिख रही है, इसे बोलते हैं ब्रांची। क्या बोलते हैं इसे, ब्रांची। मतलब एक ऐसे भाग होते, पहले मोटा सा रहेगा, उसका फिर भाग होगा, डिवाइड होगा, पतला हो जाएगा, फिर उससे भी ज़्यादा पतला हो जाएगा। मतलब ऐसे से जो है यहाँ पे हमारे छोटे छोटे कोस्ट पाए जाते हैं, छोटे छोटे कह सकते हैं यहाँ पे लूप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जो आगे चल करके ये कई ब्रांच में डिवाइड होते हैं। तो एल्वियोली, ब्रांचियोल्स, ब्रांची, ये सभी जो होते हैं ये पार्ट होते हैं हमारे किसके, लंग्स के होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटी इकाई क्या है, हमारा एल्वियोली है, उसके बाद फिर उसका बड़ा भाग जो ब्रांचियोल्स है, फिर उससे ब्रांची है। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या होगा, एल्वियोली, और सबसे उससे उससे भी बड़ा क्या होगा, ब्रांचियोल्स, फिर उससे भी बड़ा क्या होगा, ब्रांची। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रम वाइज पूरी की पूरी चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम जब हम सांस को लेते हैं, वो ना, जब सांस को हम अपने अंदर साइड में लेते हैं तो डायफ्राम हमारा क्या होता है, वह डायफ्राम जो होता है हमारा, जैसे देखिए ना, डायफ्राम हमारा ऊपर की तरफ फूट जाता है। ठीक है, और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, तो वैसे ही हमारा यहाँ पे नीचे गिर जाए। अभी इसका आगे का हम स्ट्रक्चर आपको बताएंगे, बट यहाँ पे इंटरकॉस्टल ये मसल्स देख लीजिए, यहाँ पे इस भाग को प्लूरा कहते हैं। इस जो नीचे जो हमारा लंग्स होता है दोनों, उसी के नीचे वाला भाग जो होता है वो प्लूरा कहलाता है। उसके नीचे यहाँ पे ये डायफ्राम है, और ये नीचे वाला प्लूरा, इसके ऊपर का जो होता है वो डायफ्राम होता है। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया। डायफ्राम के बारे में अभी हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे, कहाँ पे डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो फिर क्या होता है, सांस को छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये सारे पार्ट के बारे में आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो आप लोग बढ़िया से बता लीजिएगा। विंड पाइप क्या है, अलग होती है, श्वास नली अलग होती है, ब्रांची आपका सबसे बड़ा भाग है, उसके बाद उसका छोटा पार्ट जो है वो ब्रांचियोल्स है, उसके बाद फिर उसका सबसे छोटा भाग जो होता है, जिसमें जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एल्वियोली बोलते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन वैसे और नहीं पूछा जाएगा, अगर कुछ और पूछा जाता है तो उसको अभी आप बता दीजिएगा। ठीक है, नोज के अंदर में क्या होता है, हेयर पाया जाता है, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, आपकी स्वीट ग्लैंड पाई जाती है, साथ साथ में वहाँ पे आपको नसल हेयर पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पे हेयर्स भी बहुत पाए जाते हैं, जो कि वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह से
हमारे जो है धूल डस्ट वगैरह इन सबसे प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को अंदर जाने से, ठीक है। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आपको क्लास भले लंबी होगी लेकिन यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए अभी जो बात की जा रही है कि डायफ्राम, जब हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो फिर क्या प्रक्रिया होती है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले इसे कहते हैं श्वास की क्रिया विधि, ठीक है। यहाँ पे श्वास नहीं, श्वसन, आप इसे श्वसन पढ़िएगा ना, यहाँ पे श्वसन है। अब देखिए यहाँ पे श्वसन जो है, श्वसन की क्रियाविधि क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझना यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा कि सांस की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो फिर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पे कर नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पे मेरे भाई ये क्या होता है, निश्वसन होता है, प्रश्वसन यानी जिसे इंस्पिरेशन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे इंस्पिरेशन कहते हैं ना, इंस्पिरेशन, ठीक है, या इन रिस्पायरेशन कह सकते हो आप। दूसरी चीज़ें आपका होता है यहाँ पे निश्वसन या उच्च श्वसन, यहाँ जिसे कहते हैं एक्सपायरेशन, जिसे क्या कहेंगे यहाँ पे एक्सपायरेशन कहेंगे, जिसे क्या कहेंगे यहाँ पे मेरे भाई एक्सपायरेशन कहेंगे। अब देखिए निश्वसन और एक्सपायरेशन क्या होता है, इसको भी हम आप लोगों को समझा देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं, आप लोग कंटिन्यू ऐसे ही देखते जाइए और आगे जो है आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेज आती रहेंगी, तो डेली की क्लासेज आप जरूर दीजिए और ताकि आपको किसी भी वनडे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मेरे भाई। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपका इंस्पिरेशन क्या होता है, यानी निश्वसन या प्रश्वसन किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा पूरा फेफड़ा है, लंग्स है, और ये फेफड़ा जो होता है जब हम सांस को लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है सांस को, देखिए इसमें लगा इन का मतलब अंदर, अंदर साइड में, रिस्पायरेशन का मतलब अंदर साइड में रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे फेफड़ों में हवा का प्रवेश ना, फेफड़े में हवा का क्या है प्रवेश, मतलब इसका ये कहने का मतलब है जब हम सांस को अंदर लेते हैं, हवा को जब हम अपने लंग्स के अंदर में लेते हैं तो इसी को क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन कहेंगे। दूसरी चीज़ें यहाँ पे है, इसमें जो डायाफ्राम होता है, अभी मैंने आपको बताया था लंग्स के नीचे का जो भाग होता है उसे डायाफ्राम बोलते हैं। जो डायाफ्राम होता है वो डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम नीचे की ओर होता है जब हम सांस को लेते हैं, जब हम फेफड़े में हवा का प्रवेश होता है, जब सांस को हम लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है, वह हमारा नीचे की ओर जाता है। कहाँ जाता है, नीचे को। जैसे देखिए अब ये चेस्ट हमारा है ना, ये हमारा चेस्ट, अब हम सांस ले रहे हैं, अब सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है। जब चेस्ट ऊपर की तरफ जाता है हमारा, तो लंग्स में पूरा एयर फिल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है। डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। जब ऐसे नीचे की तरफ जाएगा तो उसी तरीके से जो है यहाँ पे हमारा ये डायफ्राम को जो नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे वक्ष गुहा की बात करें तो वक्ष गुहा जो चेस्ट कैविटी का होता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा मतलब चेस्ट कैविटी, जो हमारा लंग्स होता है ना, लंग्स का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। आप देखिए कभी आप आर्मी में गए होंगे, फौजी वगैरह की जब तैयारी करते हैं आप, तो वहाँ पे जब उसका फिजिकल होता है तो आपको दौड़ाने के बाद फिर क्या करते हैं, आपके चेस्ट वगैरह का माप करते हैं, तो कहते हैं चलो सीना फुलाओ, ऐसे कहते हैं। और सीना आप फुलाते हो तो सीना फुलाने के बाद क्या होता है, पूरा का पूरा एयर आपके अंदर वहाँ पे आपके लंग्स में पूरा भर जाता है। जब एयर आपके अंदर लंग्स में भर जाता है ना, तो फिर क्या होता है, उसी समय जो है वहाँ पे उसका आयतन बढ़ जाता है। मतलब ये एकदम जैसे बैलून समझ लीजिए, हमारा लंग्स के जो उसमें एल्वुली वगैरह पाए जाते हैं, जो कह रहे थे अभी आपको बैलून के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, उसमें क्या होता है ना, एयर ही फिल करने के लिए वो चीज़ बना हुआ है। तो एयर सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे एयर फिल होता है, और एयर फिल होकर के क्या होता है, उसका एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है। अब बैलून में हवा भर दो, बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, और उसके बाद जब उसको उसमें से हवा निकाल दो तो क्या होगा, वो पचक जाएगा, बिल्कुल अपने आप में वो पुराने शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे जो है हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है ना, उसका आयतन बढ़ जाता है, मतलब, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेनी चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी ना हो, और हमारा ब्लड जो हो ऑलवेज वो हमारा क्या होता रहे, वहाँ पे फिल्टर होता रहे। फिल्टर होने का मतलब हमारा ब्लड प्योर होता रहे, ठीक है, इम्प्योर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहे, तो आपकी सेल को जो है वहाँ पे ऑक्सीजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा उतना आप एनर्जेटिक फील करोगे, साथ में आपके बॉडी के ऑर्गन बहुत हेल्दी होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते यहाँ पे नेक्स्ट दूसरा आता है निश्वसन, जिसे कहते हैं, या उच्छ्वसन कहते हैं, या इसे बोलते हैं हम यहाँ पे इंग्लिश में एक्सपायरेशन। एक्स का एक वर्ड है, आपको देख लीजिए यहाँ पे इंग्लिश में एक्स लगा है, जहाँ एक्स लग जाए मतलब इसका क्या है, एक्सक्रीट से है, विसर्जन से है, मतलब बॉडी से बाहर निकालने का है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिएगा। तो यहाँ पे हमारा लंग्स ये है वो हो गया पूरा, और इसमें से क्या करें हम, ऑक्सीजन को नहीं बल्कि एयर को हम अपने बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। आपको कौन सी एयर होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, श्योर सी बातें हैं। तो फेफड़े से, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे फेफड़े से हवा का बाहर निकालना ना, फेफड़े से हवा का बाहर निकालना ही क्या कहलाता है यहाँ पे हमारा, वह कहलाता है हमारा ये
एक्सपायरेशन कहलाता है। इसे हिंदी में कहते हैं निःश्वसन या उच्छ्वसन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हवा को बाहर निकालना अपने फेफड़े से, यहाँ पे क्या कहलाएगा, एक्सपायरेशन कहलाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे है डायाफ्राम जो होता है, इसमें डायाफ्राम अपनी स्थिति में वापस आ जाता है। डायाफ्राम जब हम सांस को छोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको सांस लेकर के सुनाया दिखाया था, लेकिन अब देखिए सांस को ऊपर ले रहे हैं सांस, तो हमारा चेस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं, देखिए जैसे छोड़ते हैं ना, तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, यहाँ पे देखिए डायफ्राम जो है अपनी स्थिति में वापस आ जाता है, मतलब नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। देखिए वो अपने क्या होगा, पूरा का पूरा हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाएगा। जब सांस छूटेगा तो लंग्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जब लंग्स ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो हमारा डायफ्राम भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वह भी अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। आगे दूसरा है, यहाँ पे वच्छ गुहा का आयतन कम होता है। वच्छ गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहले जैसे हवा था, मैंने आपको बैलून बताया था, बैलून में से हवा निकाल दो तो पहले पुराने अपने शेप में आ जाएगा, छोटा सा दिखेगा, लेकिन उसी में हवा भर दो कितना बड़ा सा दिखेगा। ऐसे ही हमारा जो होता है बॉडी के हमारे अंदर भी होता है, इसका जो वच्छ गुहा होता है, इसका जो आयतन होता है, वह आयतन जो होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हवा निकाल दोगे तो श्योर सी बातें हैं, चाहे कोई टायर हो, आप ट्रक का टायर ले लो, साइकिल का टायर ले लो, मोटरसाइकिल का टायर ले लो, उसमें देखो टायर में जब हवा भरा जाता है, यानी उसके अंदर में जो ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर हवा जब भरा जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो फूला सा रहता है, लेकिन जैसे ही उसमें से हवा खत्म, वो पचक करके एकदम छोटी सी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा यहाँ पे ये हो जाता है, जिसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो इसका वहाँ पे जो वच्छ गुहा का आयतन होता है वो कम हो जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे आपको हम समझाते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों की कई स्लाइड्स हैं, यहाँ पे आपको हम सब चीज़ें अच्छे से समझा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई डाउट नहीं रह जाए मेरे भाई। और एग्जाम में अगर डाउट आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा आपको डाउट है तो मतलब सही बात नहीं है ना। तो एक बार पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, बेहतर पढ़ो, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस रिवाइज। यहाँ पे देखिए श्वसन संबंधी यहाँ पे आयतन और क्षमताएं भी। सबसे पहले हम जानेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स एंड यहाँ पे कैपेसिटीज, ठीक है। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और यहाँ पे आपकी कैपेसिटी वॉल्यूम क्या होती है, इनको भी आपको जानना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। देखिएगा जैसे हम लोग क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में ना हमारी लंग्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे सबकी बॉडी है, सबकी बॉडी की लंग्स की कैपेसिटी अपने अलग अलग है। किसी का लंग्स बहुत डेवलप है, किसी का कम डेवलप, ऐसा नहीं है, सबका डेवलप है, सांस तो सब ले रहे हैं ना, ऐसा है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बॉडी का शेप साइज होता है, उसी के हिसाब से बॉडी उनके लंग्स का भी शेप साइज होता है, थोड़ी सी बड़ा छोटा या उसी हिसाब से होता है, जिसकी जैसी बॉडी होती है उस हिसाब से होता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी कम ज़्यादा होती है। देखते हैं कुछ लोग 1 मिनट तक सांस लेकर के रुक सकते हैं, कितने लोग 2 मिनट 1.5 मिनट तक भी रुक सकते हैं, कितने लोग 10 सेकंड 20 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो उनके लंग्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है। अब आपको हम यहाँ पे समझाते हैं, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पे, जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर आपने कहाँ पे देखा है भाई। आप लोगों ने बस कहीं देखा होगा तो बता दीजिए जल्दी से। ये आरेख जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है, ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा है, कहीं देखा आपने? देखा होगा कहाँ पे, हॉस्पिटल में देखा होगा। हॉस्पिटल में जब आप किसी पेशेंट को लेकर के गए होंगे, आपके घर में कोई बीमार रहा होगा, या वैसे भी किसी पेशेंट को देखे होंगे, किसी के साथ में गए होंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मशीन होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा उस मशीन में ऐसे से ऊपर नीचे जो बहुत सीरियस मैटर होता है, जो बहुत सीरियस कोई पेशेंट होता है, तो उसको ऑक्सीजन जो है अपना बाहर से नहीं ले पाता है, तो उसे ऑक्सीजन की मशीन लगाई जाती है। और लगाने के बाद, या जैसे आप कह सकते हैं वहाँ पे ये जो अंदर होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं, उसका नाम होता है, देखिए ध्यान से, कोमा कहते हैं ना, कोमा के अंदर में कहते नहीं कि कोमा के अंदर में जो है वहाँ पे किसी को रखा गया है, अभी उनके अंदर उनको जो है वहाँ पे लिव नहीं किया गया, उनको ऑक्सीजन जो है कि मशीन लगी हुई है, तो उनको बाहर से देखा जाता है, उनकी ऐसे 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 बार बार ऊपर नीचे ये ग्राफ बनता है। ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे 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 ऊपर नीचे बनता है। अब ये नीचे वाला जो हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नॉर्मल है। इसका मतलब क्या है, नॉर्मल है मेरे भाई। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे ऊपर दिख रहा है, ये नॉर्मल है, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर, ये वाली लाइन जो दिख रही है ना आपको, ये वाली लाइन, ये पूरा जो दिख रहा है ना, ये आपका एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वो सांस ले रहे हैं, जैसे हम आप है ना, सांस एकदम नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जब क्या हो, वो बहुत तेजी से सांस लेने लगे, ऐसे लेने लगे ना, मतलब ऐसे लेने लगे, लंबा सांस लेने लगे खूब तेजी के, जल्दी, तो वहां पे इसका मतलब क्या हो जाता है, इस जो नॉर्मल चलता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं यहाँ पे, टाइडल वॉल्यूम। ये लिखा गया आपको, देखिए यहाँ पे ये टाइडल वॉल्यूम होता है, जिसे कहते हैं टीवी। क्या कहते हैं, टी फॉर टाइडल, वी फॉर वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। मतलब एकदम नॉर्मल है पेशेंट, वहां पे उसे ज्यादा लंबी उसकी सांस नहीं हो रही है ना,
ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। ये वॉल्यूम ऐसे ऐसे रहेगा, एक समान अगर रहेगा, और अगर ये ऊपर उठने लगा, बार बार ऐसे ऊपर उठने लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऊपर का स्ट्रक्चर बना और खूब लंबा सा ऐसे ऐसे ऊपर का लंबा सा बन गया, तो इसको बोलते हैं आईआरवी कहते हैं। इसके मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, इसे आईआरवी बोलते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं जो नॉर्मल होता है, और इसको ऊपर जो स्ट्रक्चर जाता है इसको बोलते हैं आईआरवी। क्या बोलते हैं, इसे आईआरवी बोलते हैं। अब आईआरवी का मतलब यहाँ पे हो गया, आईआरवी का जो फुल फॉर्म होता है इसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो बहुत तेजी के साथ में बल लगा के सांस ले रहा है। क्या लगा के, बल। जैसे अब अगर हमें सांस लेनी है तो बहुत तेजी के सांस में लेते हैं तो क्या वहाँ ताकत लगानी पड़ती है, तो बल लगा के सांस ले रहा है, इसका मतलब आईआरवी, मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, ठीक है। तो ये डॉक्टर का मेडिकल यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वाला आपको आर्क देखता है, ये हमारा हार्ट वगैरह जब किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, जैसे हार्ट अटैक के कोई पेशेंट होता है या कुछ और चीज़ें होती है, तो ये यहाँ पे आपको लगाया जाता है मशीन, उसके बाद फिर यहाँ पे उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आईआरवी का फुल फॉर्म भी आप लोगों ने जान गया। अब एक नीचे लाइन आपको देखो, जो नीचे आपका लूप लाइक स्ट्रक्चर है, एक नीचे की तरफ आता है। अब नीचे कब आता है, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, नीचे आने के प्रोसेस को कहते हैं ईआरवी। ईआरवी का मतलब क्या होता है, ईआरवी का जो फुल फॉर्म होता है इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, ईआरवी का बोलता है फुल फॉर्म यहाँ पे एक्सपायरेटरी, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो होता है ना, हमारा बलपूर्वक छोड़ी गई अतिरिक्त जो है यहाँ पे हमारी जो गैस होती है, जो हमारी वायु होती है, उसको कहते हैं। जैसे सांस तो लेने को हम क्या कहें, खूब लंबी लंबी लगा के सांस ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आईआरवी। लेकिन ईआरवी क्या है, ईआरवी का मतलब जो हम अपने बॉडी से जो है ऑक्सीजन को हम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ रहे हैं, सांस को छोड़ रहे हैं, उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ईआरवी कहते हैं ना। तो इस तरीके से जो है मेरे भाई, ये आपको यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पे समय भी दे दिया गया है, कितने समय में, यहाँ पे आपको टाइम भी बताता रहेगा, और दूसरी साइड में यहाँ पे आयतन वॉल्यूम भी बताएगा एमएल में, कितना एमएल यहाँ पे, यानी आपका जो है बॉडी में ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो भी, और दूसरी चीज़ें जो है वहाँ पे कितना जो है आपका वॉल्यूम है बॉडी लंग्स का, वो वॉल्यूम को भी आपको बताता है कि कितना ऑक्सीजन वो रिकवर कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है उसके वहाँ पे बॉडी की पूरी चेकअप हो जाती है, जिससे पता चलता है कि उसको सांस लेने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसके बेस पे डॉक्टर की निगाहें इसी पे होती है, और आगे चल करके जो है इसी के माध्यम से आगे उनका ट्रीटमेंट वो जारी करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया, फिर से टाइडल वॉल्यूम का जो है सामान्य शोषण में ली गई छोड़ी गई वायु हो गया, और इंस्पायरेटरी रिजर्व जो होता है यह अंतः शोषण यानी सुरक्षित आयतन होता है, जो बलपूर्वक ली गई अतिरिक्त वायु होता है, ठीक है। ये आपको हो गया। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे अब आपको हम बताते हैं, नेक्स्ट आपका होता है ईआरवी का होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, जो निःशोषण सुरक्षित आयतन होता है, जो बलपूर्वक छोड़ी गई अतिरिक्त वायु होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो लोग कोमा में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हार्ट का डिजीज होता है, ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह का डिजीज होता है, उस समय जो है उनको यहाँ पे ब्लड प्रेशर की मशीन भी लगती है, साथ में ये वाला हमारा हार्ट को मेजर करने का, और सांस कितना लंबा छोड़ रहा है, कितना कम छोड़ रहा है, कितना तेजी से छोड़ रहा है, या नॉर्मल है क्या नहीं है, ये सब डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट करते हैं इसके माध्यम से। तो ये चीज़ें आप लोग इतना बिल्कुल जानते रहिए कि ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को वहाँ पे वो मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, रिस्पायरेटरी हमारी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करते हैं डॉक्टर अपनी मशीनों के द्वारा लगा करके, ये ठीक है। जो कि कोमा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, जो अंदर होते हैं, उनमें ये सब लगते हैं। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं, एग्जाम में पूछेगा तो बहुत धड़ल्ले से आप लोग यहाँ पे कर पाओगे। क्या पूछेगा, ये पूरा इनके सबके फुल फॉर्म पूछेगा, और इसका आपको आरेख का पता भी चल गया कि यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। ये हमारे सब टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाए हम यहाँ पे। अब इतना आपका फिनिश हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हम आपको और भी चीज़ें बताते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे होता है मेरे भाई, नेक्स्ट होता है शोषण के प्रकार, ठीक है। शोषण के प्रकार एवं स्तर क्या होता है, ठीक है। शोषण के प्रकार और स्तर क्या होता है समझ में आ गया किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए मन से पूरे जोश के साथ मेरे भाई लगे रहिए, पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में रहिए, ठीक है। जिसके पास जोश होता है, जुनून होता है ना, वही कुछ सीख पाता है, वही कुछ कर भी पाता है। तो इसलिए जोश और जुनून को अपने कभी कम मत करिएगा। आपके साथ में मैं भी लगा रहूँगा पूरे लास्ट समय तक, जब तक कि आपको यहाँ पे समझ में आ नहीं जाएगा। और बिल्कुल करेंगे, हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, बस आप लोगों को साथ देना है। देखिए यहाँ पे भाई शोषण के प्रकार एवं स्तर क्या होते हैं। पहला आपका होता है बाह्य शोषण, जिसे कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरा होता है शोषण, तीन प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य शोषण यानी एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरा होता है अंतः शोषण, ठीक है, जिसे कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, और तीसरा हमारा होता है यहाँ पे कोशिकीय शोषण, जिसे बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारा बाह्य शोषण होता है, जो हमारा क्या होता है यहाँ पे बाह्य शोषण होता है,
यह बाह्य शोषण क्या होता है? देखिए बाह्य शोषण जो होता है ना मेरे भाई, यहाँ पे बाह्य शोषण का मतलब हो गया फेफड़ों और रक्त के बीच गैसों का विनिमय, ठीक है। फेफड़ों और गैसों के, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझो। फेफड़ों और रक्त के बीच में, फेफड़ा जो होता है हमारा, यानी ये जो फेफड़ा हो गया ना, फेफड़ा और यहाँ पे जो हमारा रक्त होता है यानी ब्लड जो होता है, उस ब्लड के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं। जो फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, इधर गाय आया, एक साइड से आया, ऑक्सीजन आएगा, दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपका क्या होता है, अंतः शोषण में क्या होता है, इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है जैसे रक्त और ऊतक, ठीक, के बीच में गैसों का विनिमय हो जाना। रक्त, ठीक है, रक्त और जो ऊतक होता है, ऊतक का मतलब टिश्यू हो गया, तो रक्त और ऊतक के बीच में जो विनिमय होता है, एक दूसरे के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं यहाँ पे इंटरनल रिस्पायरेशन, उसे कहेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया? ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको बहुत बढ़िया से समझना है यहाँ पे, नहीं तो फिर भूल जाओगे, फिर क्वेश्चन आपका वहाँ पे गलत करके चले जाओगे ऑप्शन को। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कोशिकीय शोषण, जिसे कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या कहते हैं इसे? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ पे कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण और ऊर्जा उत्पादन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण और ऊर्जा उत्पादन, ये हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन में आता है। मतलब हमारा जो अंदर के साइड में, हमारे सेल के अंदर में जो रिस्पायरेशन होता है, उसी को कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कोशिकीय शोषण कहते हैं, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 भी मिलता है, अभी इसके पहले मैंने बताया था आपको, और उसके बाद वहाँ पे H2O यानी वाटर भी मिलता है। दूसरी चीज़ें आपको वहाँ पे तीसरी चीज़ें आपको वहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ऊर्जा भी मिलता है। तो जिससे हमारी बॉडी जो होती है ऑपरेट होती है, ऊर्जा ही मिलेगा तभी तो हम लोग चल पाएंगे, अपने आप को मेहनत कर पाएंगे, या वहाँ पे वॉकिंग कर पाएंगे, या आपको हम कोई हार्डवर्क कोई भी काम करना होगा तो हमें उसकी किसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे, वो हमें किसकी नीड होती है, हमें बस नीड किसकी होती है, हमें होती है वहाँ पे ऊर्जा की। अगर जितना ज़्यादा ऊर्जा रहेगी हमारे पास, उतना अच्छे से हम काम कर पाएंगे। तो कहाँ पे होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन में होता है। बट आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कर लेनी है, कौन सा शोषण किस में, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, कौन सा रिस्पायरेशन कहाँ पे क्या क्या होता है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाओगे, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है भाई, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे गैसों का परिवहन। क्या है यहाँ पे? गैसों का परिवहन। अब देखिएगा गैसों का परिवहन क्या होता है और किस तरीके से होता है। गैसों का जो परिवहन है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर बहुत लाजवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे गैसों का जो परिवहन होता है, इसमें O2 का परिवहन, पहला परिवहन क्या होता है, O2 का परिवहन होता है। ये मुख्य रूप से ना हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसका होता है? जो आप लोगों ने सुना होगा या देखा भी होगा, देखोगे कहाँ से सुनोगे, पढ़ोगे, आप जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो फिर से जान लीजिए। देखिए बॉडी में हमारे ना क्या होता है, O2 का परिवहन होता है, एक दूसरा क्या होता है, CO2 का परिवहन होता है। O2 का परिवहन कैसे होता है, हमारा जैसे हम नोज के थ्रू अपना सांस लिए, और वो सांस हमारा एयर कहाँ पे गया, एयर हमारा कहाँ पे आएगा, वायु हमारे लंग्स में आएगा, और जब लंग्स में आएगा तो लंग्स से क्या होता है, लंग्स के पास ब्लड आता है, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है। ब्लड को ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन 3 टाइप के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होता है। लेकिन जो हमारा RBC होता है, RBC में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के ही कारण हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का कलर क्यों रेड होता है, तो आपको वहाँ पे बताना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही जो है यहाँ पे क्या करता है, वो O2 का परिवहन करता है। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, उसे बांध करके ना ले करके हमारे बॉडी के सभी सेल तक जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, यानी O2 जो होता है ये हमारा क्या करता है, उसे बाइंड करने का काम करता है। क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, पहले हीमो HB हो गया प्लस 4O2, फिर क्या है यहाँ पे 4O2 है। हीमो HB आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है, और 4O2, ठीक है, 4O2 इज इक्वल टू यहाँ पे HbO8, क्या है, HbO8, मतलब हीमोग्लोबिन और प्लस ऑक्सीजन दोनों अगर मिल जाते हैं तो क्या इसका फॉर्मेशन करते हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, इसका फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सी, ऑक्सीजन के साथ में हमारा, सॉरी, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन का मिल जाना, ठीक है,
हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का मिल जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के माध्यम से यहाँ पे जाता है, ये हमारा ब्लड का दिख रहा है, ये हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बाइंड करके इसको लेके जाएगा हमारे सभी सेल तक, और सभी सेल को क्या चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा तो सेल वहाँ पे क्या कर जाएगी, वो डेथ कर जाएगी, और वहाँ पे उसका प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रोसेस। अब देखिए CO2 का परिवहन कैसे होता है, CO2 को भी आपको अच्छे से समझना। CO2 का परिवहन का मतलब हो गया यहाँ पे प्लाज्मा और यहाँ पे बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। जो हमारा CO2 होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वह किसके माध्यम से होता है, वह प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा यहाँ पे, यह यहाँ पे है डिस्वेज में प्लाज्मा होता है। ठीक है, डिस्वेज में प्लाज्मा। दूसरा होता है कार्बामिन माने हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पे कार्बनिक, यहाँ पे हीमोग्लोबिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बाइकार्बोनेट होता है, इनमें HCO3 होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसमें HCO3 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा CO2 का परिवहन होता है। और देखिएगा अब यहाँ पे क्या क्या मिलके बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए HCO3 और इक्वल टू एंजाइम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बना रहा है, HO और H, यानी यहाँ पे दो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड और प्लस यहाँ पे O यानी ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपको हीमोग्लोबिन का पता हो गया, कैसे हीमोग्लोबिन जो है हमारे ऑक्सीजन को बाइंड करके बॉडी के सभी सेल तक लेकर के जाता है, और सभी सेल से फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे उसका भी परिवहन करता है हमारे लंग्स तक। ठीक है, फिर लंग्स से बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और ऑक्सीजन को फिर से रिटर्न ले लेता है। तो ये प्रोसेस जो है ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो लेगा वही हेल्दी रहेगा, वही उसी के सेल जो होंगे वो हेल्दी होंगे। नहीं तो पहाड़ों पे जाने के बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पे जाने के बाद हमें ऑक्सीजन की अगर कमी होने लगती है तो उस समय क्या प्रोसेस होता है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, पहाड़ों पे जब आप जाओगे ना, उस समय क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम होता जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल हमारा कम हो जाता है तो उस समय जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में जो है वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन जो हमारा आरबीसी है, ये यहाँ पे क्या होता है, उसका शेप जो होता है ना, हंसिया के आकार का ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है उन पर्सन की क्या हो जाती है, वहाँ पे डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन हमारे बॉडी में मिलना बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे बताया गया। अब आपको आगे की एक चीज़ें और भी मैं बताता हूँ, जो प्रोसेस है, जो हमारे बॉडी में जो गैसों का परिवहन होता है, उस सिलसिले में जो है यहाँ पे आपको एक आरेख को बहुत अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। वो आरेख क्या है, यहाँ पे देखिए आउटलाइन क्या है। पहला आपका है ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ठीक है, जब हमारा फूड होता है ना, फूड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, सारी चीज़ें होती है डाइजेशन होने के बाद फूड का ब्रेकडाउन होता है किसमें, वो ग्लाइकोलिसिस में। किसमें, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, एक साइकिल होती है वहाँ पे फूड को डाइजेस्ट करने में। तो उसमें ग्लाइकोलिसिस का पहला प्रोसेस होता है कि पहला ग्लाइकोलिसिस होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो है यूटिलाइजेशन की जो प्रोसेस है आगे, वह होती है हमारी क्रेब साइकिल। क्या होती है यहाँ पे, क्रेब साइकिल। हमारे सेल के अंदर ना इस तरीके से वहाँ पे फूड का क्या होता है, मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन होता है। पहला ग्लाइकोलिसिस साइकिल, दूसरा आपका हो गया क्रेब साइकिल, और उसके बाद फिर तीसरा आपका होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे कहते हैं ETS, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे, ETS कहते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पे पूरी की पूरी जो है ये प्रोसेस चलता है हमारे सेल के अंदर। मेटाबॉलिक उसकी यूटिलाइजेशन होता है, मतलब उसका उपयोग होता है किस तरीके से, जो भोजन हमारा डाइजेस्ट होकर के उस सेल में जाता है उस तरीके से वहाँ पे, जिससे कि हमें फिर से जाके आगे वहाँ पे एनर्जी वे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ लेना। ETS का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब साइकिल आपका हो गया, इधर आपका ग्लाइकोलिसिस हो गया। तो ये इसमें जो है गैसों का परिवहन कुछ इस तरीके से होता है। आई होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा आगे है ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये समझना कि ग्लूकोज का विखंडन क्या होता है। जैसे देखिए अभी आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैंने बताया, लेकिन अब यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में समझना है। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में क्या समझना है, ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, वो वेरियस पैथवे से होता है, अलग अलग यहाँ पे वे से होता है। किस तरीके से होता है इन्हें समझिए आप अच्छे से। देखिए पहला आपका होता है यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, 6 कार्बो मॉलिक्यूल्स। कितने, 6 कार्बो मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज बनता है ना, फूड का डाइजेस्ट होने के बाद का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है,
जिस फॉर्म में होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। सेल जो उन्हें अब्जॉर्ब करती है तो ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ पे वो मान लीजिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, क्या है 6 यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स है। अब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो इन साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में जो है यहाँ पे ये आता है 3, यहाँ पे पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट जो है यहाँ पे इसका फॉर्मेशन करेगा। अब जो है यहाँ पे पायरुवेट जो होगा वह जो है उसका ब्रेकडाउन होगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? फिर से समझ लीजिए। ग्लूकोज है, अभी ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बना रहा है? पायरुवेट बना रहा है। क्या बना रहा है? पायरुवेट। अब पायरुवेट जो होता है, ये पायरुवेट जो होता है, अब इसका जो प्रोसेस होगा वह कैसे होगा, ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे पायरुवेट जो है इनमें 3 कार्बन है, इसमें भी कितने था? इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन पायरुवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, मतलब इसका विघटन हो रहा है। विखंडन का मतलब पहले बड़ा भाग था उसका छोटा भाग कर दिया गया। पहले 6 मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे ग्लूकोज के, अब यहाँ पे पायरुवेट में जब चेंज हुआ तो उसके 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। इतनी चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब उसके बाद ये 6 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये अब इन 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, पहला अब इसमें 3 पैथवे में होता है। पहला यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ठीक है। अब इसका जो विखंडन होगा, इसका जो ब्रेकडाउन होगा फूड का ना, पायरुवेट का, अब ये होगा 3 पार्ट में। पहला आपका होता है ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ईस्ट में, ठीक है, ईस्ट में जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या क्या फॉर्म होता है? यहाँ पे बनता है भाई एथेनॉल बनता है, CO2 बनता है और प्लस एनर्जी बनता है। क्या बनता है यहाँ पे? एथेनॉल, CO2 प्लस एनर्जी, ठीक है। एथेनॉल, CO2, देखिए एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ये 3 चीजें जो है यहाँ पे मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। किससे? यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी ईस्ट में ये प्रोसेस होता है, यानी पायरुवेट का विखंडन होगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और इसमें जो आपका होगा ना वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स के जो होंगे, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। कितने होंगे? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला, ठीक है। यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला हम समझते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिए लैक ऑफ, यहाँ पे ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी में, ऊपर वाला भी था ऑक्सीजन की कमी में था, किस में था? ईस्ट में। ईस्ट एक सेल होता है, ठीक है। आगे दूसरा है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी में होता है, यहाँ पे इन मसल, ठीक है, यहाँ पे इन मसल के अंदर, ठीक है। देखो मसल में जो है ऑक्सीजन की जब कमी होती है, जब मसल में ऑक्सीजन की कमी होती है उस समय क्या किसका फॉर्मेशन होता है मेरे भाई? उस समय फॉर्मेशन होता है लैक्टिक एसिड का और प्लस यहाँ पे एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। कितना मॉलिक्यूल्स होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स क्या होता है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है ना वह हमारे बॉडी के जो मसल्स होती है ना, ह्यूमन बॉडी की जो मसल्स होती है उन मसल में, जैसे हमारे पैर की मसल हो गई, हमारे हाथ की मसल हो गई, तो उस पैर में क्या होगा? वहाँ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो लैक्टिक एसिड का क्या होगा? वहाँ पे कमी हो जाएगी, अब सॉरी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस थोड़ी सी एनर्जी वहाँ पे उन्हें मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के माध्यम से बता, जो धावक होते हैं दौड़ने वाले, या जो रनिंग करने वाले होते हैं, या जो वहाँ पे क्रिकेटर होते हैं खेलने वाले, ठीक है, जो भी खिलाड़ी होते हैं, देखते हो खेलते खेलते उनकी इतनी खेलते हैं ना, क्योंकि उनको खेलते समय बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी उनके बॉडी में क्या होती है? वहाँ पे मिल नहीं पाती है, या मतलब टेकिंग करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? खेलते खेलते कभी जब थक जाते हैं तो उनके बॉडी में क्या होता है? इतना जल्दी जल्दी से उनको वर्क करना होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाता है, तो उनके बॉडी में, उनकी जो बॉडी की जो मसल्स होती है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक एसिड और प्लस यहाँ पे एनर्जी बन जाता है। जब जान लो कि बॉडी में लैक्टिक एसिड बन गया तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड बनेगा तो आपका जो पैर होगा ना, यहाँ पे नीचे जो पैर आपका होगा, ये पैर बिल्कुल वहाँ पे क्या हो जाएगा? वह बिल्कुल वो ऐंठने लगेगा, मतलब पैर क्या होगा? ऐंठेगा। पैर की जो मसल्स होती है ना वो ऐंठने लगती है, ऐसे ऐंठने लगेंगी। जब पैर का मसल्स ऐंठने लगती हैं तो हमें बहुत वहाँ पे जकड़न जैसी हो जाती है, वहाँ पे बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपका ये चीज़ें हो गई लैक्टिक एसिड का ना। ये ज़्यादातर धावक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो रनर होते हैं, जो वॉकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में ऐसा होता है। जब कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे ऐसी कभी कभी कमी हो जाती है मसल्स में। तो ये आपको प्रोसेस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है यहाँ पे? और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? वहाँ पे इस पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है, उस वक्त जो है यहाँ पे क्या फॉर्म करता है? वहाँ पे फॉर्मेशन देखो होता है मेरे भाई
CO2 का यानी वाटर का, ठीक है, सॉरी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके बाद दूसरा वाटर का, तीसरा आपका है एनर्जी का। यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और प्लस यहाँ पे वाटर और उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको एनर्जी, ये तीन चीज़ें जो है मिलती हैं जब हमारे बॉडी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, बॉडी के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, उस समय तीन चीज़ों की यहाँ पे हमें प्रोडक्शन होती है। यानी तीन चीज़ यहाँ पे हमें मिलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी तो हमारे ब्लड के माध्यम से वहाँ पे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में चला जाता है, जहाँ जहाँ पे उस एनर्जी की जरूरत होती है बॉडी को, प्रत्येक सेल को, ठीक है, सेल में चला जाता है। बाकी वाटर जो होता है वो हमारे ब्लड के साथ में हमारे किडनी में चला आता है, किडनी उसे बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है, मतलब निकाल देती है फिल्टर करके। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड के माध्यम से हमारे लंग्स में चलाता है और लंग्स हमें उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कैसे कैसे यहाँ पे इसका रिमूविंग होता है और साथ साथ में क्या क्या चीज़ें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या प्राप्त होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना फार्मूला, ठीक है। चलिए भाई, अब आप लोगों को सारी वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग को बढ़िया से यहाँ पे सारे आरेख के माध्यम से सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, देखते जाइए। इसके बाद आता है ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण। ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण क्या होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को भी हम समझेंगे, ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए ऑक्सी शोषण और अनाक्सी शोषण क्या होता है। यहाँ पे ऑक्सी शोषण जो होता है वह उसे बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, अनाक्सी शोषण को बोलते हैं हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन हमारे जो होते हैं यहाँ पे दो टाइप से होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, दो टाइप से, एक एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो दोनों में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे है हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसमें है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है यहाँ पे होता है, तो उसे बोलेंगे अनारोबिक रिस्पायरेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है में एरोबिक रिस्पायरेशन में होता है ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन। ग्लूकोज का क्या है, यहाँ पे पूर्ण विखंडन है। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन क्या होता है, इस चीज़ को आपको बहुत बढ़िया से यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हो जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, मतलब जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ होगी तो उसका पूर्ण विखंडन होगा ही, वो टूट जाएगा, ठीक है। जो भी फूड्स रहते हैं वो ग्लूकोज अच्छे से मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ अनाएरोबिक रिस्पायरेशन में दूसरा पॉइंट है ग्लूकोज का अपूर्ण विखंडन होता है, मतलब वो अच्छे से टूटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सी शोषण में होता है अधिक ऊर्जा, हमको हाई एनर्जी प्राप्त होती है। मतलब जो भी चीज़ें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे फूड का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें श्योर सी बातें हैं कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। इस तरीके से ये चीज़ें हो जाता है। अब अनारोबिक रिस्पायरेशन में यहाँ पे क्या होता है, कम ऊर्जा यानी लो एनर्जी होती है। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ का फूड का ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, वो वहाँ पे एनर्जी आपको ज़्यादा हाई अमाउंट में नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से होता है। बगल में आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे Cl2, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में सब चीज़ें इधर होती हैं। और इधर आपका जो होता है, आपका देख लीजिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है इस तरीके से, और यहाँ फर्मेंटेशन होता है प्रोड्यूस, जैसे जो हमारे छोटे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उन सब वगैरह में जो ईस्ट वगैरह होता है, उन सब में जो होता है यहाँ पे ये होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होता है। लेकिन जितने भी बड़े एनिमल्स हमारे होते हैं, बड़े एनिमल के जो सेल होते हैं, ह्यूमन बींग्स हो गया, काऊ बुफेलो, ये सब जितने भी होते हैं, सब में ऑक्सीजन की नीड होती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है। देखिए अब आप लोगों को इतना सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप, ठीक है। अब आप लोगों को याद रखना है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारा यहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है उसका फार्मूला क्या होता है मेरे भाई। फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। फार्मूला जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा C6 है, H12O6 है जी, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज है। मैं आप लोगों को यहाँ पे राइट भी कर देता हूँ, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है, आप हमेशा याद रख लीजिएगा। कभी भी आपसे अगर कभी पूछे कोई या एग्जाम में कभी पूछे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6, ठीक है। यानी यहाँ पे C कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल लिए गए हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आपके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन के आपके 6 मॉलिक्यूल्स है ना। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका हो गया इधर ऑक्सीजन। अब इसके बाद यहाँ पे एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में ये चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 6CO2 यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे 6 जो है मॉलिक्यूल्स किसके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। और यहाँ पे 6H2O, 6 मॉलिक्यूल्स जो है हमारे किसके हैं, वाटर के हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस आपका 600, ठीक है, 673 KCl किलो कैलोरी एनर्जी, मतलब 673
यहाँ पे किलो कैलोरी क्या मिल रहा है, इनको एनर्जी मिल रहा है मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी जो है हमने यहाँ पे ग्लूकोज का आपको फार्मूला, या यहाँ पे जो हमारा एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ये फार्मूला किसी का है तो इसको आप याद रखिएगा, ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन का फार्मूला है, तो एरोबिक रिस्पायरेशन जब होता है तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इस फार्मूले को याद रखना, अगर एग्जाम में पूछेगा तो वहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे बता भी देना, ठीक है। और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 ये भी बताना, और क्या क्या चीज़ें फॉर्म हो रही देखिए, अभी आपको जो प्रोसेस वहाँ पे मैंने बताया था वही है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी वाटर, और प्लस यहाँ पे आपकी एनर्जी, जो एनर्जी होती है वो ATP के फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर इतना इतना मालिक्यूल सब में लेंगे तो इतना आपको किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी मेरे भाई, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भोजन हम लेते हैं और उसका फिर कितना कैलोरी हमें एनर्जी मिल रही है, इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के बेस पे आप निकाल सकते हो कि हमको इतना भोजन खाने के बाद हमें कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिली है। तो उस बेस पे हम समझ जाएंगे यहाँ पे कि कितना हमारे बॉडी में रिक्वायर है और किस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे ले रहे हैं। अंडरस्टूड आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट आपका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट आपका हेडिंग है सुरक्षात्मक क्रियाएं एवं कृत्रिम श्वास ना क्रिया। यहाँ पे बोल रहा है कि सुरक्षात्मक क्रियाएं एवं कृत्रिम श्वास क्या होता है। अब आप लोगों को बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, या आप लोगों ने भी देखा होगा, ये हमारा जो है सुरक्षात्मक क्रियाएं और यहाँ पे कृत्रिम श्वास क्या होता है। सुरक्षात्मक, यहाँ पे सुरक्षात्मक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे क्या क्या होती हैं, वो छींकना हो गया, खांसना हो गया, निगलना हो गया, यह श्वसन, ठीक है, यह श्वसन मार्ग को साफ रखने की, ठीक है, यह श्वसन मार्ग को साफ रखने की सुरक्षात्मक अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। यह श्वसन मार्ग को साफ करने, श्वसन मार्ग मतलब जो सांस लेने का हमारा मार्ग है, जिसे श्वास नली कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम यहाँ पे श्वास नली कहते हैं। अब जो श्वास नली मतलब हम सांस ले रहे हैं, उस सांस नली को साफ रखना हमेशा जरूरी है, तभी तो हमारा ऑक्सीजन अंदर की साइड में जा पाएगा, एयर जा पाएगा। तो उसको साफ करने, अगर उसमें भोजन बाई दिवस चला गया, मैंने कहा ना आपको थोड़ा सा एक वहाँ पे बिल एक कह सकते हैं कि वहाँ पे एक डिवाइडर लगा हुआ है, मतलब एक हमारा कपाट लगा हुआ है, जहाँ पे श्वास नली ग्रसनी आपको मैंने बताया था, उसमें देखा था कि एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, ऐसे क्रॉस करती हैं, और कभी कभी भोजन इसमें से वो हमारा उसमें श्वास नली में चला जाता है। जब श्वास नली में जाता है तो उसी समय छींकना, खांसना और यहाँ पे ये निगलना, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारी जो है यहाँ पे सुरक्षात्मक अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जिससे कि श्वास नली हमारी साफ होती रहती है, समय समय पे भोजन उसके अंदर नहीं जाने पाता, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें ये हो गई। अब दूसरा आपका आता है कृत्रिम श्वास। कृत्रिम श्वास को हम बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन क्या होता है, इस चीज़ को आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन हमारा होता है, वह होता है मेरे भाई, वह क्या होता है, वह होता है यहाँ पे स्वाभाविक श्वसन रुकने पर, स्वाभाविक श्वसन रुकने पर कृत्रिम विधियों के द्वारा श्वसन क्रिया को बनाए रखना, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे जब आप क्या कर देते हो, वहाँ पे सांस लेते हो, जैसे कभी कभी हमारी सांस किसी बाई दिवस किसी रीजन से रुक जाती है, हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, किसी के बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई पेशेंट है मान लीजिए, वहाँ पे उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई और सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, उसको बाहर किसी माध्यम से उसे सांस दिलवाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कोमा में के अंदर में बाहर की मशीनें, ऑक्सीजन की मशीनें जो है उसके माउथ पे, वहाँ पे फेस में लगा दिया जाता है एक पतली सी पाइप, और वहाँ से वो सांस लेता है और ऑक्सीजन डायरेक्ट उसको टैंक से मिलता है, ना कि बाहर से मिलता है। उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे कृत्रिम श्वास ना, यहाँ पे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन उसे कहते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से करिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगी। अब चलते हैं भाई, यहाँ पे बढ़ते हैं। एक होता है श्वसन तंत्र के विकार होते हैं। अब आप लोगों को ये सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे मजेदार टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जानना है यहाँ पे कि हमारे श्वसन तंत्र के विकार क्या क्या होते हैं। सुपर फास्ट ठीक है, सुपर फास्ट आपकी यहाँ पे ट्रेन चल रही है, बहुत तेज़ी के साथ में तो नहीं हमें लगता है, ठीक है, स्पीड के साथ में, लेकिन तब भी अभी 1 घंटे 13 मिनट का वीडियो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, लंबी वीडियो है, बट आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे 1 शॉट में सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जा रही है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको अपने जोश को कम नहीं करना, इस लास्ट वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ करके ही जाना है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे स्वास्थ्य तंत्र के विकार क्या क्या होते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना और हर अपने फ्रेंडों को भी बता देना भैया, इस वीडियो को शेयर भी कर देना, बता देना कि यहाँ पे आपको हर एक अलग अलग टॉपिक पे हर दिन आपको अलग अलग यहाँ पे बायोलॉजी की क्लास मिलेगी, जो कि हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूर बताना आप। यहाँ पे श्वसन तंत्र के विकार क्या है, देखिए इसमें पहला आपका आता है अस्थमा, जिसे कहते हैं दमा,
ठीक है। अस्थमा को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दमा। दमा डिजीज क्या होता है आपको इससे जानना बेहद जरूरी है। दमा डिजीज हमारा, ये देखिए, ये हमारी वॉल है ना, ये हमारी वॉल है। ये देखिए जो श्वसन वाहिकाएं होती है ना, मतलब ये श्वसन वाहिकाएं पतली पतली पाइप ना, तो इसी से हवा जाता है। तो श्वसन वाहिकाओं में ना सूजन आ जाती है और संकुचन, सांस लेने में कठिनाई आती है। जैसे ये देखिए पहली आपकी वाल है जिसमें से हवा बहुत अच्छे से पास हो जा रही है, इसका माउथ जो है, ये वाला माउथ वाला भाग पूरा ओपन है। लेकिन दूसरा आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, दूसरी पाइप में जो है, दूसरी मतलब इसी का एक ही भाग है, मतलब ये भी, तो ये मान लीजिए पहले ऐसे था लेकिन बाद में इन्फेक्टेड हो गया, कोई रीजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसकी नाल पूरी की पूरी ये वाली जो है ना, क्या हो गई देखो, यहाँ पे एकदम बिल्कुल चिपक गई, यानी यहाँ पे संकुचित हो गई, सूजन आ गया इसमें, ठीक है। तो सूजन आ जाने के बाद फिर से क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए इसके अंदर से एयर पास होने में प्रॉब्लम हो, पहले तो ओपन था आराम से पास हो गया, दूसरे में नहीं पास हो पा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो है सांस लेने में जब प्रॉब्लम होने लगे, कठिनाई होने लगे, और उनकी वॉल, उनकी जो अंदर की वॉल है उनके अंदर सूजन आ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दमा कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं, दमा। दमा में क्या होता है, सांस लोग जो है जल्दी से ले नहीं पाते या सांस लंबी लंबी लेते हैं, तो ये रीजन होता है उनको सांस लेने में। तो ये आपका यहाँ पे मैंने सब के सब चीज़ों को बता दिया, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे श्वसनी, जिसे कहते हैं शोध। यहाँ पे इसे बोलते हैं ब्रांचिट्स। क्या कहते हैं यहाँ पे, ब्रांचिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ब्रांचिट्स कहते हैं। ब्रांचिट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए। ब्रांचिट्स में क्या होता है, यहाँ पे आपका होता है ब्रोकाई। क्या होता है यहाँ पे, ब्रोकाई होता है, ठीक है। क्या है, ब्रोकाई है। ब्रोकाई में जैसे ब्रांची, ब्रोकाई को ही ब्रांची कहते हैं। ब्रांची की जो है यहाँ पे आंतरिक परत में सूजन, लगातार खांसी, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकाई में जो है ब्रांतिक आंतरिक परत में सूजन, लगातार खांसी होती है, ठीक है। लगातार क्या होती है, खांसी होती है। मतलब जो ये वाली देखिए, आपको यहाँ पे ये पतली सी पाइप दिख रही है ना, इसके अंदर में ना, इसी के ब्रांची की आंतरिक जो परत में होती है ना, इसके अंदर सूजन आ जाती है, देखो पूरा सूजन, ठीक है, यहाँ पे। और जैसे सूजन आएगी तो लगातार आपको क्या आएगी, खांसी आएगी, लगातार खांसी आएगी। वो खांसी कब के भी साथ आ सकती है, और वो खांसी आपकी सूखी खांसी भी आ सकती है। तो ये सीजन होता है, इसे बोलते हैं ब्रांचिट्स ना। ब्रांचिट्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्वसनी शोध, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें समझ लेनी है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका होता है वात स्फीति ना, जिसे बोलते हैं इम्फाइसेमा, ठीक है। इम्फाइसेमा क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको जानना है इम्फाइसेमा क्या होता है। इम्फाइसेमा क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे जान लीजिए। इम्फाइसेमा जो होता है ना, जो हमारा एल्व्यूली होता है, उस एल्व्यूली यानी वायु कोष्टिकाएं होती है ना, एल्व्यूली वायु कोष्टिकाएं होती है, इसकी भित्ति का जो है क्षतिग्रस्त होना और श्वसन सतह कम हो जाता है। मतलब इसके अंदर देखिए, ये वाला अंदर वाला भाग ना पूरा का पूरा, ये पहले ऐसे था, बाद में फिर क्या हो गया, यहाँ पे इसका अंदर वाला भाग पूरा का पूरा वो वहाँ पे क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, या किसी रीजन से या किसी बीमारी के कारण वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, काज हो गया, या चोट लग गई, या कुछ और चीज़ें हो गई। उस वक्त क्या होता है यहाँ पे, उस वक्त क्या होता है यहाँ पे जो है, ये पूरा का पूरा जो है क्षतिग्रस्त यानी खराब हो जाता है, मतलब अच्छे से काम नहीं करता है, इतना इतना नहीं कि एकदम से खत्म हो जाता है, नो, ये पूरा का पूरा वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे श्वसन सतह जो होती है उसकी कम हो जाती है। जब श्वसन सतह कम हो जाती है, सूजन हो जाता है उसमें, तो फिर वहाँ पे इसे बोलते हैं वात स्फीति कहते हैं, इम्फाइसेमा कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला आपका है। अब यहाँ पे हम समझते हैं गंभीर और व्यावसायिक रोग कुछ होते हैं। कुछ एक ऐसे रोग होते हैं जो कि गंभीर होते हैं, बहुत व्यावसायिक होते हैं। व्यावसायिक का मतलब ऑक्यूपेशनल होते हैं। इट मीन्स कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जैसे बहुत सारे हम लोग काम करते हैं बहुत सारे पेशे के माध्यम से, तो वहाँ पे ये डिजीज हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल कह सकते हैं, यहाँ पे हम उसे कह सकते हैं व्यावसायिक। देखिए व्यावसायिक श्वसन रोग जो है क्या क्या होता है, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिजीज कहते हैं। जैसे कोई भी इंसान है कंपनी में काम करता है, बहुत सारे लोग हैं कंपनी में काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे काम करते हैं। वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे होता है मेरे भाई, धूल पत्थर पिसाई या रसायनों के कारखानों में काम करने से फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है। मतलब जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री है, जहाँ पे जैसे कपड़े की इंडस्ट्री है, आपको वहाँ पे लूम चलते हैं, बहुत सारी वहाँ पे पत्थर की कुटाई होती है, वहाँ पे सीमेंट बनाया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोहे की फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे बहुत सारे पतले पतले कट करके वहाँ पे निकाले जाते हैं। उन सब की चीज़ें यहाँ जहाँ पे कुछ डस्ट टाइप की चीज़ें निकलती हैं, उस समय वहाँ पे क्या होता है, उनके जो
जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं वो हमारे फेफड़े में जाते हैं और फेफड़े में जाकर के वहाँ पे संक्रमण काज करते हैं, यानी इन्फेक्शन जो है वहाँ पे काज करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, फैक्ट्री का फिगर है और इसके माध्यम से जो है यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो लोग काम करेंगे उनको कौन सा डिजीज होगा, उनको व्यावसायिक यानी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिजीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका होता है पैथोलॉजीज। ठीक है, यहाँ पे होता है पैथोलॉजीज। पैथोलॉजीज जो डिजीज होता है वो क्या होता है, वो आपका पैथोलॉजी डिजीज का मतलब ये हो गया मेरे भाई, फुफ्फुस कैंसर। जैसे क्या हो गया, फुफ्फुस, मतलब इसका पैथोलॉजी होता है, मतलब इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इलाज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे होता है। अब फुफ्फुस कैंसर क्या होता है, फुफ्फुस कैंसर का मतलब जो लंग्स होता है ना, उस लंग्स में कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंग्स में कैंसर हो जाता है। अब लंग्स में कैंसर होने का क्या कारण होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मे बी। ठीक है, इन्फेक्शंस कोई हो सकता है, इन्फेक्शन से लंग्स कैंसर नहीं होता है, मतलब बहुत सारा लंबे समय तक अगर ग्रसित है कोई इन्फेक्शन से तो फिर हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अगर होना चाहेगा वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता, लंबे समय से ग्रसित है तो होता है, या कुछ और रीजन होता है। तो ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आज मेरे फादर को भी लंग्स कैंसर हुआ था, अभी 2022 में उनकी डेथ हो गई। उस समय जो है उनको बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम से हम लोगों ने झेला था। तो उस वक्त क्या था, यहाँ पे फुफ्फुस कैंसर यानी लंग्स के अंदर जो होता है ना, फेफड़े जो होते हैं हमारे, फेफड़े की कोशिकाओं की अनियंत्रित क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या हो जाती है, उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उनके जो लंग्स है ना, लंग्स के अंदर में, वहाँ पे लंग्स के अंदर में जो है अनियंत्रित कोशिका, मतलब खूब ढेर सारी अलग अलग कोशिकाएं बन जाना। ठीक है, और जब उसमें कोशिका बनना स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब वहाँ पे फिर लंग्स कैंसर हो गया है। ठीक है, तो अनियंत्रित मतलब नियंत्रित होता है, एक ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब अनियंत्रित बनने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बनने लगे, तो फिर वहाँ पे उन्हें क्या है, फुफ्फुस कैंसर यानी लंग्स कैंसर जो ग्रसित है। ठीक है, तो उन्हें ट्रीटमेंट कराने की जरूरत होती है डॉक्टर से। अगर सही समय पे आप इलाजमेंट करा ले गए तो मान के चलिए फिर इंसान बच सकता है। कैंसर वगैरह एक ऐसा डिजीज है जहाँ पे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पे जाते जाते आपको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन थर्ड पे अगर चले गए तो फिर भैया वहाँ पे बचना मुश्किल है। और दवा तो हमें लगता है बच भी गए तो फिर वहाँ पे आपको पूरी ज़िंदगी आपको दवा खानी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट आपका होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है जिसे कहते हैं टीबी रोग, इसे दूसरे भाषा में अगर हिंदी में कहेंगे ना तो इसे क्षय रोग भी कहते हैं। ठीक है, टीबी रोग एक ऐसा रोग है ना जिससे लोग डरते बहुत हैं। डरने का मतलब होता है कि एक दूसरे के पास कांटेक्ट में आने से ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, ये ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है सच में, क्योंकि इसके बैक्टीरिया जो होते हैं ना, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो दूसरे के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में जाता है, तो जैसे कोई इनके सामने आया तो वहाँ पे उनको हो जाता है। लेकिन होता कैसे है, देखिए बैक्टीरियल संक्रमण फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे बाहर से कोई भी बैक्टीरियल यहाँ पे इन्फेक्शंस है, वो हमारे माइक्रो बैक्टीरिया है, वो फेफड़ों के ऊतक में पहुंच गए और उन ऊतक को क्या कर दिए, वहाँ पे उन्हें उनमें इन्फेक्शन काज कर दिए, उनमें अपने जो है संख्या बनाना स्टार्ट कर दिए वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका पूरा का पूरा जो होगा यहाँ पे वो ट्यूबरकुलोसिस यानी यहाँ पे टीबी रोग से जो है वो ग्रसित हो जाएंगे। ये बहुत खतरनाक डिजीज होता है, ऐसा ये भी माना जाता है। अगर सही समय पे इसका भी ट्रीटमेंट हुआ तो ठीक है, बच जाते हैं लोग, नहीं तो फिर मर जाते हैं। इनके बॉडी में पूरा कफ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्फेक्शन का आज हो जाती है जो लंग्स वगैरह को पूरा खा के ख़त्म कर देते हैं, इनके जो बैक्टीरिया होते हैं। तो भाई ये वाला है, और साथ साथ में इनको यहाँ पे उनमें बीच बीच में होल, उनकी लंग्स में कोई फंक्शन नहीं होने देते हैं, और साथ में इनके सामने अगर किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा समय तक कॉन्टेक्ट में रहे तो हो सकता है कि उसके बॉडी से किसी दूसरे की भी बॉडी में वहाँ पे ये टीबी रोग हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पे आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का अब जो है यहाँ पे जाके फिनिश हुआ। और अभी एक चीज़ और बचा है, सारांश से थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इसके पहले वाला जो है ये पूरा अब आपका यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है, लेकिन थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसी चीज़ को भी आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए सबसे पहले यहाँ पे सारांश है, मतलब इस पूरे चैप्टर को हमने फिनिश किया है तो क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए सारांश में है वायु ग्रहण यानी ब्रीथिंग को भी मैंने समझा अच्छे से। ऊर्जा उत्पादन जो होती है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑलरेडी आपको मैंने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ऑलरेडी आपको पता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, ऊर्जा का संचार ग्रह किसे कहते हैं, तो उसे आप क्या टिक करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचारित होती है, मतलब ऊर्जा जो इकट्ठा होती है ना, वो इकट्ठा जो होती है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जब बॉडी में से सब सारा का सारा एनर्जी खत्म हो जाता है तो हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा एनर्जी देता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब जब विषम परिस्थिति में आप रहोगे, जब आपके पास भोजन भी नहीं खाओगे, कुछ भी नहीं खाओ पियोगे, बॉडी में सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी को एनर्जी
देगा जिससे आप थोड़ा बहुत चल फिर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आगे है गैसों का परिवहन, भी हम लोगों ने सीखा कैसे कैसे गैसों का परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ये आपका फिनिश हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे श्वसन केवल सांस लेना नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप वहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। श्वसन केवल सांस लेना नहीं है बल्कि ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ऊर्जा प्राप्त, अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या सिर्फ सांस लेना हमारा सिर्फ क्या है, यह एक ऐसी ही प्रक्रिया नहीं है, मतलब हमारे जो है ये सांस लेना एक सिर्फ ऐसी जैविक प्रक्रिया नहीं कह सकते, बल्कि ये हमें ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ में जो है हमें यहाँ पे इस हमें सांस लेने के साथ साथ में हमें ऊर्जा भी क्या करता है, यहाँ पे देने का काम करता है, यानी हमें इससे ऊर्जा भी मिलती है। सांस ले रहे हैं तो तभी फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तभी हमें ऊर्जा मिल रही है। दूसरा चीज़ यहाँ पे है, यह नाक से शुरू होता होकर कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है। ठीक है, यह नाक से शुरू होकर कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक जो है यहाँ पे क्या होती है, ये जाती भी है। तो ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है, मतलब नाक से शुरू हुआ माइटोकॉन्ड्रिया के तक जो है यहाँ पे जाएगी। उसके बाद तीसरा आपका है स्वच्छ वायु और सुरक्षात्मक उपाय फेफड़े के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य होते हैं। अब आप लोगों को हम लास्ट में यही बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी कुछ कर लो अपने आप को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कहते हैं सुरक्षात्मक दृष्टि के हिसाब से देखा जाए, आप सही से शुद्ध हवा को ले रहे हो, शुद्ध हवा को आप अगर पी रहे हो तो इसका मतलब आप लंबे समय तक जिंदा रहोगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली में अभी एनसीआर के में वहाँ पे जो एयर का AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ना रेट, यानी उसका जो था वहाँ पे कितना हाई था, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इन्फेक्शंस काज हो रहे थे, लोग बहुत सारे लोग बोल रहे थे दिल्ली अब छोड़ देंगे। लेकिन दिल्ली का हाल जो है आप लोग ऑलरेडी देखते ही आए हैं, उसके अलावा भी सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर हमें ज़्यादा लंबे समय तक जीना है तो अगर हम सांस हमारी जहर बन जाएगी, यानी वो जहरीली हो जाएगी, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होगी, हमारे फेफड़े वगैरह सब एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो इंसान की बाय बाय टाटा हो जाएगा। इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें सुरक्षात्मक दृष्टि के हिसाब से देखेंगे तो हमें अच्छी हवा लेनी बहुत ज़रूरी होती है, जो हमारे फेफड़े को स्वस्थ रखते हैं, बॉडी को स्वस्थ रखेंगे, हमारी सेल को अच्छे से वहाँ पर एयर मिलेगी। तो दोस्तों यही सारी क्लास थी आज की, और आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंडों को भी बताना। और यहाँ पे आपको हर एक वनडे एग्जाम की दृष्टि से पूरी NCERT मैंने आपको यहाँ पे फिनिश कर दिया है। अब आप लोगों को किसी भी एग्जाम में कोई डाउट नहीं होगा, वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके आप देखिएगा। बट आप लोगों को यहाँ पे सारी की सारी नोट्स जो होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, साथ साथ में इस यूट्यूब वीडियो के लिंक कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग जाकर के प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। और आने वाले टाइम में जितना भी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगे हम आप लोगों को हर दिन एक वीडियो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप लोग देखते रहिए और अपने एग्जाम को क्रैक करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम।